हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग यार। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार इकोलॉजी के लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर, और आज है इसका लेक्चर 5, जो कि इस चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल लेक्चर होगा। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट चैप्टर इकोलॉजी का जो इकोसिस्टम है उसको हम शुरू करेंगे। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, तो जो हमारी पॉपुलेशन इंटरेक्शन बची कुची है उनको हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि पैरासिटिज्म और म्यूचुअलिज्म को आज हम पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा। एक एक कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। आपको पॉपुलेशन इंटरेक्शन समझ में आ गई होंगी। आपको जितना भी पढ़ाया गया है सारी चीजें आपके दिमाग में सेट हो गई होंगी। आपको पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गए हैं। ठीक, तो चलो आओ आज का लेक्चर जो है शुरू करते हैं। और अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो वो उसे मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आज के लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। क्यूआर कोड दे रखा है, स्कैन करके भी आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे, या फिर यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की। ठीक, तो चलो आओ देखो। अब जो है हम आज का लेक्चर आपका शुरू करते हैं। अब जरा ध्यान से आप देखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं म्यूचुअलिज्म की, यानी कि म्यूचुअलिज्म एक ऐसी इंटरेक्शन होती है जिसके अंदर दोनों ही स्पीशीज को क्या होता है भैया, बेनिफिट होता है। यानी कि स्पीशीज ए भी बेनिफिट पाती है, स्पीशीज बी भी बेनिफिट पाती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो म्यूचुअलिज्म होता है वो एक मैंडेटरी रिलेशनशिप है, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये दोनों ही एक दूसरे की जरूरत है। स्पीशीज ए को जरूरत है स्पीशीज बी की, स्पीशीज बी को जरूरत है स्पीशीज ए की, यानी कि दोनों साथ साथ रहते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, साथ साथ क्या करते हैं भैया, इवॉल्व करते हैं, जिसको आप कहते हो को इवोल्यूशन। और साथ ही साथ एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, को एक्सटिंक्शन। यानी कि तीनों प्रोसेस आपको इनके साथ देखने को मिलती हैं। यानी कि ये एक ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है, मैंडेटरी रिलेशनशिप है। अगर कोई एक भी जो है अगर गायब होता है तो भैया दूसरा अपने आप गायब हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तो एक मैंडेटरी रिलेशनशिप होती है। कौन? म्यूचुअलिज्म। सर एग्जाम्पल से समझा सकते हो? बिल्कुल, लाइकेन बेटा। लाइकेन क्या है? एक म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। लाइकेन में कौन कौन आता है आपको पता है? फोटोसिंथेटिक एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया और फंजाई दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? लाइकेन। अब आपको पता है फंजाई क्या है? फंजाई जो है आपकी कौन है? फंजाई आपकी हेटेरोट्रॉफ है, फंजाई के पास फूड नहीं है तो। और जबकि जो आपकी फोटोसिंथेटिक एल्गी है और साइनोबैक्टीरिया, ये क्या है? आपके ऑटोट्रॉफ है, यानी कि खाना बना सकते हैं। तो फंजाई को क्या जरूरत है? खाने की। तो भैया ये एल्गी आपकी फंजाई को क्या बना देगी? खाना। बदले में एल्गी को क्या चाहिए या फिर साइनोबैक्टीरिया को क्या चाहिए? एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया को चाहिए आपके वाटर की रिक्वायरमेंट है, मिनरल की रिक्वायरमेंट है, जो कि आपकी फंजाई एब्जॉर्ब करके देती है। यानी कि आपने देखा दोनों को ही क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, और दोनों को ही एक दूसरे की क्या है? जरूरत है। दोनों में से अगर एक दूसरे में से एक भी गायब हो गया तो भैया दूसरा अपने आप गायब हो जाएगा, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। ऐसे ही एग्जाम्पल आता भैया माइकोराइजिया, माइकोराइजिया का, जिसमें आपको पता है रूट्स ऑफ हायर प्लांट और फंगल फंजाई की जो है एसोसिएशन आपको देखने को मिलती है। इसके अंदर फंजाई क्या करती है? एज ऑलवेज फंजाई खाना नहीं बना सकती, फंजाई है हेटेरोट्रॉफ। तो भैया फंजाई को जरूरत है खाने की, जबकि हायर प्लांट यानी कि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की हम बात कर रहे हैं, तो भैया ये तो खाना बना सकते हैं। तो इनकी रूट्स को क्या जरूरत है? इनकी रूट्स को भी जरूरत है आपकी किसकी भैया? मिनरल की और वाटर की। वही एब्जॉर्ब करके आपकी कौन देती है? फंजाई प्रोवाइड करती है। क्या आपके दिमाग में सेट आ गया? बताओ हाँ या ना। क्या आपको लाइकिन समझ में आ गया, माइक्रोराइजी समझ में आ गया? तो चलो लिखना शुरू करते हैं। तो अब आप डाल दोगे इंट्रैक्शन। तो लास्ट मैंने इंट्रैक्शन आपको अमन सेलिज्म पढ़ाई थी ना, फोर्थ। अब फिफ्थ नंबर डाला जाएगा। आओ चलो देखो। तो अब डालोगे बच्चों आप नंबर फिफ्थ, और जो कि आप डालोगे इसके अंदर म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म आज मैं आपको पहले टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर इसकी जो है एनसीईआरटी बची कुची जितनी है, जिसके अंदर मुझे जितना याद है, शायद मैंने आपको कंपटीशन की एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई, वो भी मुझे पढ़ानी है। और म्यूचुअलिज्म और आपकी पैरासिटिज्म की एनसीईआरटी तो आज आप पढ़ोगे ही। ठीक, तो ये कैसी एक जो है रिलेशनशिप है, इसके अंदर दोनों ही स्पीशीज को क्या होता है भैया? बेनिफिट होता है। इसलिए इसको हम कहते हैं प्लस प्लस, एक ऐसी इंटरेक्शन जिसमें दोनों स्पीशीज का फायदा होता है। जो बात आप यहाँ पर लिख भी लोगे। अरे यार ये इतना डार्क है क्या? एक मिनट देना। अब ठीक है चलो। बोथ स्पीशीज, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? बोथ स्पीशीज
गेट बेनिफिट, बोथ स्पीशीज गेट बेनिफिट। ये दोनों की दोनों स्पीशीज को क्या मिलता है, आपका फायदा मिलता है। ये एक इस तरह की रिलेशनशिप होती है, ठीक। कैसी रिलेशनशिप है भैया, मैंडेटरी या फिर आप कह सकते हो ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी स्लैश मैंडेटरी रिलेशनशिप है, मैंडेटरी रिलेशनशिप ये आपकी होती है, यानी कि दोनों को ही एक साथ रहना होगा तभी सर्वाइवल होगा। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, हाँ या ना। यानी कि ये एक साथ ही क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, जिसको आप कहते हो को एग्जिस्ट, को इवॉल्व, यानी कि इवॉल्व भी एक साथ करेंगे, और एक्सटिंक्ट भी भैया एक साथ ही हो जाएंगे। एक गायब होगा तो दूसरा भी अपने आप गायब हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं ये एक ऑब्लिगेटरी या फिर आप कह सकते हो मैंडेटरी रिलेशनशिप है, कंपलसरी, कोई भी साथ नहीं छोड़ सकता है, समझ रहे हो। अब जो हम एग्जाम्पल की इसके बात करते हैं तो पहला एग्जाम्पल आपका आ जाता है इसमें लाइकेन। पहला एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इसमें लाइकेन। अब लाइकेन जो है किस किस के बीच की एसोसिएशन है, लाइकेन जो है आपकी फंजाई और फोटोसिंथेटिक एल्गी की है। आप यहाँ पर लिखो फोटोसिंथेटिक एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक एल्गी, जिसमें से मोस्टली आपको भी फोटोसिंथेटिक एल्गी ही दिखेगी, और इसमें भी मोस्टली आपको एल्गी में ग्रीन एल्गी देखने को मिलेगी, ठीक। फोटोसिंथेटिक और एल्गी और साइनोबैक्टीरिया की रिलेशनशिप किसके साथ है, जब जब इसकी रिलेशनशिप आपकी होगी फंजाई के साथ, किसके साथ बच्चा, आपकी फंजाई के साथ, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा लाइकेन। इस एसोसिएशन को हम कहते हैं लाइकेन। अब कौन किसको क्या देता है ये भी जरा जान लो, कौन किसको क्या देता है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो भैया एल्गी, एल्गी जो है आपकी क्या है, आपकी ऑटोट्रॉफ है, यानी कि ये क्या बनाएगी, ये बनाएगी फूड। तो ये क्या देगी फंजाई को, ये देगी फंजाई को आपका फूड, ये फंजाई को प्रोवाइड करेगी भैया फूड। और बदले में फंजाई क्या देगी आपके किसको, आपके एल्गी को, या फिर आप कह सकते हो साइनोबैक्टीरिया को, इसको बदले में क्या देगी, इसको जो है वो एब्जॉर्ब करके देगी क्या, इसके लिए करेगी ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब सेम ऐसी ही रिलेशनशिप आपको जो है किसकी देखने को मिलेगी, माइकोराइजी की। पर कितना है, बस वहां एक कंपोनेंट बदल जाएगा, फोटोसिंथेटिक एल्गी और साइनोबैक्टीरिया की जगह आ जाएगा रूट्स ऑफ हाइयर प्लांट। और जब मैं हाइयर प्लांट की बात करता हूं, मैं बात कर रहा हूं बच्चा आपकी किसकी, मैं बात कर रहा हूं आपकी जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की, ठीक। चलो आओ देखो, ऐसा करो, इसको बच्चा पॉज करो और आप इसको नोट करो, इसको पॉज करो और आप इसको नोट करो, ठीक। चलो मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूं, क्योंकि मुझे तो जस्ट मिटा के एक कंपोनेंट चेंज करना है, और उसी से ही मेरा एग्जाम्पल सेकंड भी आपका तैयार हो जाएगा। देखो, बट आपको पूरा का पूरा नोट करना है, ठीक। देखो, हटो भाई, ये यहां पर आ जाएगा आपका एग्जाम्पल सेकंड, इसको मैं कर देता हूं आपका ऊपर। चलो, देखो अब मैंने क्या कहा, लाइकेन की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका माइकोराइजी, आपका आ जाएगा माइकोराइजी। और फोटोसिंथेटिक एल्गी, साइनोबैक्टीरिया की जगह आपका आ जाएगा क्या, आपका आ जाएगा रूट्स ऑफ हाइयर प्लांट, आपका आ जाएगा बच्चा रूट्स ऑफ हाइयर प्लांट्स। तो चलो आपका सेकंड एग्जांपल भी तैयार हो गया, समझ में आ गया आपको, बताओ हाँ या ना। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब जरा थर्ड एग्जांपल लो। थर्ड जो एग्जांपल आता है वो आता है आपका फिग और बास्क का। अब फिग जो है वो है आपका एक प्लांट, फिग जिसका साइंटिफिक नेम है फाइकस। अब पूरा नाम मैं बता सकता हूँ बट फाइकस ही जान लो, वही काफी है, ठीक है। और दूसरा आता है वास्प का। अब वास्प समझना होता क्या है, वास्प है आपका एक इंसेक्ट। अब फिग और बास्प, बास्प के बीच में आपको रिलेशनशिप देखने को मिलती है, कैसी जरा समझना। फिग एक प्लांट है, वास्प क्या है, आपका एक इंसेक्ट है। और आपको पता है प्लांट को इंसेक्ट से जो काम होता है मेजरली क्या होता है, वो उसके लिए पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करता है। दैट मीन्स वास्प जो है फिग के लिए क्या करके देगा, पॉलिनेशन करके देगा। बदले में वास्प को क्या मिलेगा फिग से, तो भैया बदले में वास्प को फिग से ये मिलता है कि भैया वास्प जो इंसेक्ट है
उसको ऐसी जगह चाहिए जहां पे वो अपने अंडे दे सके, यानी कि एग लेइंग साइट उसको चाहिए। तो वो उसको कौन प्रोवाइड करता है? फिग प्रोवाइड करता है। फिग के फ्लावर में जो है वो क्या देता है? अंडे देता है। इसके अलावा जब उसके बच्चे निकलेंगे तो उनको नरिशमेंट भी चाहिए भैया, तो उसके लार्वा के लिए जो नरिशमेंट होता है वो भी उसे कहाँ से मिलता है? वो भी उसे जो है इसके फिग के सीड से आपको जो है उसका नरिशमेंट उसको मिलता है। दैट मीन्स दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। और दोनों में से कोई भी एक गायब हो गया तो भैया वो रिलेशनशिप खत्म, समझ रहे हो? दोनों ही गायब हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल थर्ड में आप लिखोगे भैया लार्वा, आप लिखोगे फिग एंड वास्प। फिग एंड वास्प, और फिग का साइंटिफिक नेम है फाइकस। फाइकस, आप पूरा नाम लिख सकते हो चाहो तो फाइकस, बट छोड़ो फाइकस ही लिखो, चलो कैरी का मत लिखो, फाइकस ही काफी है। फाइकस। तो देखो ये दोनों एक दूसरे की किस तरीके से मदद करते हैं, देखो जो वास्प है, अरे यार ये क्या हो गया, वो फिग के लिए क्या कर रहा है? वो फिग के लिए कर रहा है भैया पॉलिनेशन। वो फिग के लिए कर रहा है पॉलिनेशन। क्या कर रहा है? पॉलिनेशन। बदले में फिग जो है वास्प को क्या दे रहा है? फिग जो है वास्प के लिए क्या कर रहा है? वो इसके लिए दो चीजें कर रहा है। एक तो एग लेइंग साइट प्रोवाइड कर रहा है, एग लेइंग साइट। अब देखो एनसीईआरटी में तो पैराग्राफ लंबा दे रखा है, पर लेकिन जो कहते हैं ना एक क्रिस्प बात होती है कि यार इतनी सी बात है जो इसमें जान ली वही है, तो ये बात वही है। मैं आपको वही बता रहा हूँ जिस दोनों के रिलेशनशिप में क्या काम कौन करता है, किस कंपोनेंट का क्या काम है रिलेशनशिप में, समझ रहे हो? वरना एक लंबा पैराग्राफ दे रखा है वो हम पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग के लिए बढ़िया चीज है। ठीक है, देखो लार्वा और क्या प्रोवाइड करता है? इसका लार्वा के लिए क्या मिलता है? लार्वा गेट्स नरिशमेंट फ्रॉम सीड्स। लार्वा गेट्स नरिशमेंट फ्रॉम सीड्स। अब जो भी क्वेश्चन आएगा वो भैया इतनी ही लाइन से बन जाएगा, आपको आपको समझ में आ जाएगा अच्छा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक, तो पूरी रामायण हर बार लिखना जरूरी नहीं होता, जहां पर जरूरी होता है मैं वहां पर लिखवा देता हूं। ठीक, क्या आपको ये समझ में आ गया? बताओ है ना। अब आने वाला है आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसी का ही, म्यूचुअलिज्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। आप बच्चा पॉज करोगे इसको और नोट करोगे। करो, मैं अब तक पानी पीता हूं। कर लिया नोट? चलो आओ देखो। अब आता है इसका एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, जो कि आप कहोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब जरा इस एग्जाम्पल में देखो, तो इस एग्जाम्पल में आता है ऑर्किड एंड बी। और जिस ऑर्किड की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मेडिटेरियन रीजन में मिलने वाला ऑर्किड, जिसका नाम है ऑफायरस। जिसका नाम है बच्चों ऑफायरस। ऑफायरस। अरे यार एक मिनट एक मिनट, ऑफायरस, ऑफरिस, ऑफरिस, हाँ चलो ठीक है। ऑर्किड एंड बी। अब यहां पर एक कमाल की चीज देखने को मिलती है, पता है क्या? जो मेडिटेरियन रीजन है वहां पर आपको मिलता है ऑर्किड, मेडिटेरियन ऑर्किड, जिसमें जो आपको देखने को मिलता है वहां पर उसका नाम है भैया ऑफरिस। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो ऑफरिस आपको देखने को मिल रहा है ये ऑर्किड, इसका जो एक पेटल होता है ना, आप जानते हो मॉर्फोलॉजी आपने मुझसे पढ़ी है, पेटल आप अच्छे से जानते हो। तो जो उसका एक पेटल होता है, जैसे रोज की जो पत्तियां होती है उसको क्या कहते हैं बच्चा? पेटल कहते हैं। तो जो उसका एक पेटल होता है ना, पता है वो क्या करता है? ये जो बी होती है ना, बी में भाई दो कैटेगरी होंगी, एक तो मेल बी होगी, एक फीमेल बी होगी। तो पता है ये क्या करता है? इसका जो पेटल होता है किसका? ऑफरिस का। ये क्या करता है? ये रिजेम्बलेंस शो करता है किसकी तरह? फीमेल बी की तरह। ये बिल्कुल फीमेल बी की तरह हो जाता है, इसका साइज बिल्कुल फीमेल बी की तरह हो जाता है, कलर बिल्कुल फीमेल बी की तरह हो जाता है, और जो मार्किंग्स होती हैं इस पेटल के ऊपर वो भी फीमेल बी की तरह हो जाती है। यानी कि अगर फीमेल बी और इस ऑफरिस का आपका पेटल रख दिया, दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कौन? आपका मेल बी। और मेल बी इसी धोखे को खा जाता है, इसी धोखे के चक्कर में वो कॉप्यूलेशन के चक्कर में जो है किसके पास आता है? इस पेटल के पास आता है। क्या समझ के? भैया फीमेल बी, मेल तो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है ना, तो भैया मेल बी फीमेल बी समझ के इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, और किस पर्पस से आता है? कॉप्यूलेशन के पर्पस से आता है। बट मिलता क्या है इसको? धोखा।
और धोखे को हम क्या कहते हैं, नकली जो है आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ, कॉपुलेशन, तो इसको हम कहते हैं सीडो कॉपुलेट। ये क्या करता है, सीडो कॉपुलेट करता है, किसके साथ, फ्लावर के साथ। और जब ये सीडो कॉपुलेट करता है फ्लावर के साथ, तो पता है क्या हो जाता है, इससे जो है आपके पोलन ग्रेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। और चिपक गए तो अभी वहां से उड़ेगा, और वहां से उड़ेगा तो फिर भैया उड़ते उड़ते देखेगा एक और ऑर्किड इसको दिखेगा, तो उसका भी पेटल क्या होगा, बिल्कुल फीमेल बी की तरह। तो ये सोचेगा यार ये देखो फिर फीमेल बी मिल गई, फिर वहां पर जाएगा कॉपुलेशन के लिए, फिर वहां पर क्या होगा, इसके साथ होगा वहां पर भी धोखा। बट इस धोखे के चक्कर में क्या हुआ, उसने एक जगह से पोलन ग्रेन हटाया, दूसरी जगह पोलन ग्रेन पहुंचा दिया, यानी कि ऑर्किड ने अपना काम बी से करवा लिया। ऑर्किड ने अपना काम मेल बी से करवा लिया। क्या करवा लिया, पॉलिनेशन करवा लिया, पोलन ग्रेन को ट्रांसफर कर दिया। समझ रहे हो, एक फ्लावर से, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर, यानी कि ऑर्किड ने अपने दूसरे ऑर्किड भाई को क्या कर दिया, भेज दिया भैया। क्या भेज दिया, पोलन ग्रेन भेज दिया, और करवा दिया क्या, पॉलिनेशन। बदले में क्या मिला मेल बी को, सिर्फ और सिर्फ धोखा। समझ रहे हो, जैसे आपको मिलता रहता है, क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ धोखा। लो आओ देखो, तो क्या आपको समझ में आया, है ना। तो नेचर में भी आपको धोखे देखने को मिलते हैं, देख रहे हो। आओ देखो, तो मैंने कहा आपसे जो मेडिटेरियन रीजन होता है, मेडिटेरेनियन जो रीजन आपका होता है, वहां पर जो ऑर्किड आपको देखने को मिलता है, क्या कहते हैं उसको, जो ऑर्किड है वहां पर उसको हम कहते हैं ऑफ्रिस। ऑफ्रिस, ऑफ्रिस। अब जो भी इसको प्रोनाउंस करते हो यार, ठीक है, अपन को तो कंसेप्ट आना चाहिए। मेन बात तो भैया ये है, कंसेप्ट आता है तो सारी चीजें सही है, अदरवाइज भैया फिर तो सब गड़बड़ है। तो देखो इस तरीके से मैं बना देता हूँ इसका एक पेटल। ये ये देखो इस तरीके से मैंने पेटल बना दिया, इसके ऊपर मैंने इस तरीके से कुछ भी मार्किंग आपकी बना दी। ठीक, दूसरी तरफ मैं इसका दूसरा पेटल बना देता हूँ। देखो, तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा है ये क्या है, ये है भैया पेटल। ये क्या दिख रहा है, ये है भैया पेटल, इसका इसका पेटल है, ऑर्किड का पेटल है ये। तो जरा देखो यहाँ पर, ये जो ऑर्किड का पेटल है ये क्या करता है, ये आपका रिजेम्बलेंस शो करता है। तो आप लिखोगे शो रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस मतलब बच्चा सिमिलैरिटी शो करता है। शो शो रिजेम्बलेंस, शो रिजेम्बलेंस टू फीमेल बी। ये भैया क्या शो करता है, रिजेम्बलेंस शो करता है किसके साथ, फीमेल बी के साथ। किस किस चीज में, एक तो भैया मैंने बताया था आपको साइज में, साइज में सेम होता है, ठीक है। दूसरा कलर में, और इसके अलावा मार्किंग्स में भी, कलर एंड मार्किंग्स। इसकी पेटल पे जो मार्किंग मिलती है ना, वो मार्किंग बिल्कुल सेम है एज इट इज फीमेल बी की तरह, ठीक। अब होगा क्या, जब ऐसी चीजें देखने को उसे मिलेंगी तो उसका जो है क्या होगा, वो इनको इसको समझेगा फीमेल बी, क्या समझेगा, पेटल को समझेगा फीमेल बी, और फीमेल बी समझेगा। तो देखो इस तरीके से मैं बना देता हूं एक मेल बी। समझो ये हो गई आपकी मेल बी। ये क्या है, ये हो गया आपका मेल बी। पता नहीं मैंने क्या ही बना दिया है, पर ठीक है जो भी है बन गया है यार। अब ठीक है, पता नहीं क्या बनाया ये, छोड़ो। ये है आपकी मेल बी। तो अब मेल बी के साथ क्या होगा, मेल बी जो है आपकी अट्रैक्ट होगी। मेल बी भैया क्या होगी, मेल बी होगी आपकी अट्रैक्ट। देखो एक मिनट, कलर आ जाओ, इसी ब्लैक ले लेते हैं। तो अब होगा क्या, अब ये जो मेल बी है भैया ये क्या होगी, ये इस पेटल की तरफ होगी अट्रैक्ट। ये इस पेटल की तरफ क्या होगी, ये जो मेल बी आपको दिख रही है ये होगी अट्रैक्ट। ये होगी आपकी अट्रैक्ट। और जब ये अट्रैक्ट होगी इसके बाद क्या करेगी, वहां पर पहुंच के क्या करेगी, कॉपुलेशन। जबकि कॉपुलेशन नहीं है, ये है सीडो कॉपुलेशन। आप जैसे इनर्ट गैसेस के लिए पढ़ते हो ना, सीडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि नकली। सीडो का मतलब होता है नकली। तो ये क्या करेगी, नकली कॉपुलेशन करेगी। तो यहां पर इसको क्या मिलेगा, धोखा, सीडो कॉपुलेट करेगी। जब ये सीडो कॉपुलेट करती है इसके साथ, सीडो कॉपुलेट्स विद द फ्लावर, सीडो कॉपुलेट्स विद द फ्लावर। और जब ये ऐसा करती है तो होता क्या है, इस प्रोसेस के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, इस प्रोसेस के दौरान ही जो है आपको देखने को मिलेगा क्या, आपको देखने को मिलेगा कि भैया जब ये स्यूडो कॉपुलेशन करती है तो इसी समय जो है पोलन ग्रेन इससे क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, किससे, आपके मेल बी से। और जब यही सेम मेल बी फिर किसी और फ्लावर के साथ क्या करते हैं, स्यूडो कॉपुलेट करती है, सेम फिर से इसके साथ यही धोखा होगा, तब ये ट्रांसफर कर देती है किसको, आपके पोलन ग्रेन को।
इसी तरीके से पॉलिनेशन आपका होता है, इसी तरीके से क्या होता है, पॉलिनेशन आपका होता है। ठीक, जरा देखो, इसी तरीके से बच्चा आपका होता है पॉलिनेशन। अब मुझे इसकी एक कॉपी बनाने दो, क्योंकि मुझे आपको इससे आगे जो है चीजें और समझानी है। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, देखो जरा रुको, ये इस सब चीजों को मुझे हटाने दो, और ये भी हट गया, हटाओ। देखो, इसको मैं लेता हूं थोड़ा ऊपर, और आपको आगे की जो मैंने कहानी आपको बताई है वो मैं लिख देता हूं। फिर उसके बाद मैंने आपको शुरुआत में कुछ शब्द बताए थे जिससे आपको समझ में आएगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, अट्रैक्ट होगा, स्यूडो कॉपुलेट करेगा किसके साथ, फ्लावर के साथ। ठीक है, और इसी प्रोसेस के दौरान आप लिखोगे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इसी प्रोसेस के दौरान क्या होगा, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस पोलन ग्रेन, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस पोलन ग्रेन अटैच टू मेल बी, अटैच टू मेल बी। और भैया जब ये स्यूडो कॉपुलेट कर रहा होगा उसी समय क्या होगा, पोलन ग्रेन इसके साथ अटैच कर जाएंगे इसकी बॉडी से। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा आपका जब ये व्हेन सेम मेल बी, व्हेन सेम मेल बी, और जब ये फिर से मेल बी कहां पर जाएगी, व्हेन सेम मेल बी स्यूडो कॉपुलेट्स विद अनादर, pseudo copulates with another, with another flower, with another flower, तब क्या कर देगा, ये ट्रांसफर कर देगा इट with another flower, then it transfer pollen grain, then it transfer, then it transfers pollen। और इसी तरीके से आपका क्या हो जाता है, पॉलिनेशन अकर, थर्स पॉलिनेशन अकर। और इसी तरीके से आपका हो जाता है बच्चों पॉलिनेशन, थर्स पॉलिनेशन अकर। इसी तरीके से आपको देखने को मिलता है क्या बच्चा, पॉलिनेशन देखने को मिलता है। बताओ है या ना, क्या आपको समझ में आ गया, बताओ। जितना भी मैंने आपको मतलब बोल के बताया था वही मैंने रामायण यहाँ पर लिख दी है। तो मैं आपको लास्ट स्लाइड पर लेके चलता हूँ, पहले उसको नोट करना, उसके बाद जो है पॉज करो, अब इसको नोट करो, बाद में मैं आपको अगली स्लाइड भी लगा दूंगा। ठीक हो गया बच्चा, पॉज कर लिया, नोट। अब देख इस स्लाइड को भी नोट कर, पॉज कर लेक्चर को और नोट कर ले, हो गया नोट। अब देख जरा ध्यान से, अब मैं तेरे आगे आता हूं, अब जरा सुन। अब सपोज कर नेचर में कुछ ऐसा चमत्कार होता है, कुछ भी ऐसा होता है जिससे कि जो है भैया फीमेल बी बदल जाए, फीमेल बी की जो है आपकी साइज में, कलर में, मार्किंग में कुछ चेंज हो जाए, तो फिर तो यार पहचानने लग जाएगा मेल बी की, यार ये तो मेरे साथ धोखा हो रहा है, ये तो मैं मतलब जा तो कॉपुलेशन के इरादे से रहा हूँ, बट वो मेरे साथ धोखा रहा है, मैं तो स्यूडो कॉपुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके साथ धोखा हो रहा है। तो ऐसे में सर कैसे काम चलेगा, तो ऐसे में काम ऐसे चलेगा भैया, मैंने एक शब्द यूज करा था, को एग्जिस्ट को इवॉल्व। मैंने क्या कहा था, को एग्जिस्ट को इवॉल्व, को एग्जिस्ट मतलब साथ साथ एग्जिस्ट करना, रहना। दूसरा होता है को इवॉल्व, यानी कि एक ने कोई परिवर्तन करा तो दूसरा भी इवॉल्व करेगा, दूसरा भी परिवर्तन करेगा, जिससे कि दोनों एक साथ रह सकें। जी हाँ, यहां पर देखने को मिलेगा को इवोल्यूशन, इसलिए तो मैंने कहा मैंडेटरी रिलेशनशिप है, ये एक ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है। यानी कि अगर कभी भी फीमेल बी के कलर पैटर्न में कोई भी चेंज आता है तो ऑर्किड का जो पेटल है वो भी उसी ऑर्डर को, वो भी जो है सेम वे में, जो चेंज फीमेल बी में आया है सेम वे में वो जो ऑर्किड का पेटल है वो भी वही चेंजेस करेगा, जिससे कि ये प्रोसेस कभी रुके ना और पॉलिनेशन होता रहे। इसको हम कहते हैं को इवोल्यूशन। क्या आपको को इवोल्यूशन समझ में आया, हाँ या ना? मैंने बोला ना भैया, ये साथ साथ जीते हैं, साथ साथ जो है क्या करते हैं, इवॉल्व होते हैं और साथ साथ मरते हैं। को एग्जिस्ट, को इवॉल्व, को एक्सटिंक्ट, को एग्जिस्ट, को इवॉल्व, को एक्सटिंक्ट, इसलिए इसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म, यानी कि मैंडेटरी रिलेशनशिप, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, समझ रहे हो? इसलिए मैंने शुरुआत में ये तीनों शब्द बोले थे आपके पास, आपसे, को एग्जिस्ट, को इवॉल्व, को एक्सटिंक्ट, यानी कि साथ साथ ही गायब होंगे, अगर होंगे तो दोनों। तो देखो, आप यहां पर लिखोगे, एक हेडिंग डालोगे जो कि हेडिंग होगी को इवोल्यूशन, जो कि हेडिंग होगी बच्चा आपकी को इवोल्यूशन। और को इवोल्यूशन बिल्कुल देखो, को इवोल्यूशन, अरे ब्लैक कलर में तो मजा नहीं आ रहा, कोई ना, देखो
अब आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे इफ फीमेल बी, आप लिखोगे बच्चों इफ फीमेल बी, आप लिखोगे फीमेल बीज कलर, अगर फीमेल बी का कलर पैटर्न में कोई चेंज होता है, कलर पैटर्न चेंजेस, देन देन पेटल ऑफ ऑर्किड, देन पेटल ऑफ ऑर्किड, देन पेटल ऑफ ऑर्किड विल हैव, ये इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, अरे यार ये कैसे क्या लिख दिया, विल हैव, विल हैव टू ऑल्सो इवॉल्व, विल हैव टू ऑल्सो इवॉल्व, ये इसको भी क्या करना पड़ेगा, इवॉल्व करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू गेट द पॉलिनेशन डन बाय मेल बी, इन ऑर्डर टू गेट pollination done by male bee, in order to get pollination done by male bee, pollination done by male bee, तो भैया मेल बी, अगर इसको मेल बी से ही पॉलिनेशन कराना है तो भैया इसको भी जैसे जैसे फीमेल बी में चेंजेस आ रहे हैं उसके कलर में, मार्किंग में, साइज में, उसी तरीके से जो ऑर्किड का पेटल है उसको भी चेंज करना पड़ेगा, तभी वो क्या कर पाएगा, उससे पॉलिनेशन करा पाएगा, यानी कि को इवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, साथ साथ इवोल्यूशन होगा, क्योंकि साथ साथ रहते हैं तो साथ साथ ही इवॉल्व करेंगे, और जब मरने की बारी आएगी तो साथ साथ ही मरना होगा, वो एक्सटेंशन। ठीक, क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताएं। तो आप इसको बच्चों पॉज करें और आप इसको नोट करें, क्योंकि इसके बाद हम शुरू करेंगे आपका बच्चा पैरासिटिज्म, इसके बाद आपका शुरू होगा पैरासिटिज्म। कर लिया, चलो आओ देखो, ये नंबर कौन सा डाला था हमने, आपका डाला था 5th नंबर, अब आएगा बच्चा आपका 6th नंबर, और 6 नंबर पे आप डालोगे क्या, आप डालोगे पैरासिटिज्म। क्या होता है पैरासिटिज्म, आपको पता है पैरासिटिज्म में दो स्पीशीज होती है, ये जितनी भी इंटरेक्शन होती है दो स्पीशीज के बीच में होता है, ठीक, तो सर ऐसा तो आपने कुछ नया बता नहीं दिया, चलो आओ। होता क्या है पैरासिटिज्म में भैया, एक होता है पैरासाइट, एक होता है होस्ट, एक होता है पैरासाइट, एक होता है आपका होस्ट, एक होता है सर पैरासाइट, दूसरा होता है आपका होस्ट, और जो पैरासाइट होता है उसको होता है बेनिफिट, उसको सर बेनिफिट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो टोटली टोटली, मैंने एक शब्द यूज करा देखो, 100% टोटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, आपके किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके होस्ट के ऊपर, तो ये क्या है, पैरासाइट जो है किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आप यहां पर लिख सकते हो कंप्लीटली डिपेंडेंट, कंप्लीटली डिपेंडेंट, कंप्लीटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर है, आपके ऊपर, होस्ट के ऊपर, यानी कि पैरासाइट जो है होस्ट के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है, जैसे कि अभी मैं आपसे कह दूं कि आप भी कंप्लीटली डिपेंडेंट हो किसके ऊपर, अपने माँ बाप के ऊपर, खाना खाना है तो आप किसके पास जाओगे, माँ के पास जाओगे, इन शॉर्ट माँ बाप के पास ना, आपको किसी भी चीज के लिए पैसा चाहिए, आपको कपड़े खरीदने हैं, आपको स्टडी मटेरियल खरीदना है, आपको कहीं ट्रिप पे जाना है, दोस्तों को पार्टी देनी है, आपको XYZ कुछ भी करना है, तो आपको पैसा कहाँ से मिलेगा, माँ बाप से मिलेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी आप कमाते नहीं हो, आपके पास कुछ है नहीं, तो आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हो किसके ऊपर, माँ बाप के ऊपर। सेम वे में पैरासाइट कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, होस्ट के ऊपर, समझ रहे हो, जिस तरीके से आप जो है माँ बाप के घर में रहते हो, आप अपने घर में नहीं रहते हो, आप माँ बाप के घर में रहते हो, सेम वे में पैरासाइट भी होस्ट के घर में रहता है, तो मैं कह सकता हूँ कि पैरासिटिज्म एक ऐसा जो है फिनोमिनॉन है जिसके अंदर फ्री में खाना और फ्री में रहना मिलता है, वापस सुनो, फ्री में खाना फ्री में रहना, यानी कि पैरासिटिज्म एक ऐसा फिनोमिनॉन है जिसके अंदर फ्री में खाना मिलता है और फ्री में रहने के लिए मिलता है। एनसीईआरटी इसको क्या लिखती है, पैरासिटिज्म इंश्योर्स फ्री लॉजिंग एंड मील्स, लॉजिंग का मतलब होता है शेल्टर, रहना, और मील का मतलब होता है भैया खाना, मील्स, समझ रहे हो, जैसे आप मैकडी पे जाते होंगे तो वहां पे मील लेते होंगे, तो मैं क्या यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो क्या मैं बच्चों यहाँ पे लिख सकता हूँ पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म क्या इंश्योर करता है, पैरासिटिज्म आपका इंश्योर करता है, पैरासिटिज्म आपका इंश्योर फ्री, या फ्री का खाना और रहना, फ्री का खाना और रहना, इसलिए तो ये डिपेंडेंट और किस चीज के लिए, तभी तो हम कहते हैं कि भैया पैरासाइट कंप्लीटली डिपेंडेंट है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक शब्द यूज करा कंप्लीटली डिपेंडेंट, क्योंकि आगे आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि क्या जो फीमेल मॉस्किटो है वो हमारा पैरासाइट, हम उसे क्यों नहीं मानते हैं, इसका जवाब आपको वहां पर ही मिलेगा, इसका जवाब एक्चुअली आपको मिल गया क्योंकि वो कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है,
भैया पैरासाइट खाने के लिए भी होस्ट पे डिपेंडेंट है, रहने के लिए भी होस्ट पे डिपेंडेंट है, इसी से ही इसका गुजारा होगा, समझ लो, इसलिए इसको जो है हम पैरासिटिज्म कहते हैं। ठीक, अब आपके मन में आएगा सर पैरासिटिज्म कौन कौन शो करता है, तो आपने काफी सारे टेक्सोनोमिक ग्रुप्स पढ़े हैं, हाँ सर पढ़े हैं। तो कई सारे टेक्सोनोमिक ग्रुप जो होते हैं उनमें से प्लांट से लेके हायर वर्टिब्रेट्स तक जो है सभी जो है क्या शो करते हैं, पैरासिटिज्म शो करते हैं, यानी कि इन सब के अंदर आपको पैरासिटिज्म के एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो क्या मैं लिख दूं यहाँ पर कि भैया आपने देखो, तो आप इसको इस तरीके से लिखो, आप लिखोगे मैनी टेक्सोनोमिक ग्रुप, कहां से लेकर कहां तक, मैनी टेक्सोनोमिक ग्रुप, मैनी टेक्सोनोमिक ग्रुप्स, आप लिखोगे फ्रॉम 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 प्लांट्स टू हायर वर्टिब्रेट्स, फ्रॉम प्लांट्स टू हायर वर्टिब्रेट्स। इन सब में आपको क्या देखने को मिलता है, इन सब में आपको देखने को मिलता है क्या, पैरासिटिज्म। ये इन सब में आपको क्या देखने को मिलता है, पैरासिटिज्म, या फिर आप लिख दो शो पैरासिटिज्म। ऐसा नहीं है कि ये सभी पैरासिटिज्म शो करते हैं, नहीं, इनके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके पैरासिटिज्म शो कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप यहां पे लिख दोगे पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म। बताओ क्या आपको इतना समझ में आ गया, हाँ या ना, समझ में आ गया। देखो मैं हटता हूं और आप क्या करोगे बच्चा, इसको पॉज करोगे, इसके बाद मैं आपको और आगे की कहानी बताऊंगा पैरासिटिज्म में। कर लिया, हो गया नोट, चलो आओ देखो अब आगे। अब देखो, अब कई सारे पैरासाइट्स का क्या होता है, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि उनका फिक्स है कि मेरा होस्ट तो यही है, यानी कि वो बदलते नहीं है, उनका सिर्फ एक ही होस्ट होता है कि भैया यही है जिसके ऊपर मैं डिपेंडेंट हूं, मैं नहीं बदलूंगा, क्योंकि भैया बहुत सारी स्पीशीज है, आप समझो ना भाई, कमी है क्या यहाँ पर, कितनी सारी स्पीशीज है, यानी कि वो तो किसी को भी जो है अपना होस्ट बना सकता है, नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जो फिक्स कर लेते हैं भैया मेरा तो यही है, मैं तो इसी पे ही कंप्लीटली डिपेंडेंट रहूंगा, मैं बार बार अपना पार्टनर चेंज नहीं करूंगा, मैं इसी पे ही डिपेंडेंट रहूंगा। ठीक, चलो मैं इस एग्जांपल को ज्यादा डीप नहीं ले जाऊंगा, नहीं तो तुम गलत वे में ले जाओगे। देखो मैंने आपसे कहा कि मैनी पैरासाइट्स, भैया वो डिसाइड कर लेते हैं यही है अपना टारगेट, अब तो इसी से ही जितनी भी वसूली है सारा कुछ इसी से करना है। ठीक, मैनी पैरासाइट्स आर होस्ट स्पेसिफिक, तो भैया कैसे होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं और डिसाइड कर लेते हैं भैया कि इसी का ही खून चूसना है अपन को, तो अपन को बदलना ही नहीं है भाई, तो कैसे होते हैं होस्ट स्पेसिफिक, यानी कि यहीं पर रहना भी है अपन को तो। और होस्ट स्पेसिफिक से हमारा क्या मतलब है, आप इस तरीके से लाइन खींचोगे और लिख दोगे यहाँ पे ओनली वन होस्ट, आप लिखोगे हैव ओनली वन, आप इस तरीके से लिखो हैव ओनली वन होस्ट, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही होस्ट होता है, इनको हम कहते हैं बच्चा होस्ट स्पेसिफिक। ठीक, अब जरा ध्यान से आप सुनना, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, पैरासाइट को क्या चाहिए, पैरासाइट को सर जो है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है होस्ट के ऊपर। ठीक है, यानी कि पैरासाइट को जो है न्यूट्रिशन चाहिए, फ्री का फूड चाहिए। ठीक है, अब बेसिकली करता क्या बेटा, मैं आपको एक बात बता दूं, पैरासाइट हमेशा जो है आपको नुकसान पहुंचाता है, पैरासाइट नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि आप देखते हो ह्यूमन जो लिवर फ्लूक होता है वो ह्यूमंस में नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, वो भी आपका पैरासाइट है, एंडो पैरासाइट है, जो पैरासाइट अभी आप कैटेगरी पढ़ोगे, दो तरह के पैरासाइट, एंडो और एक्टो, एक तो शरीर के बाहर मिलने वाले, एक अंदर मिलने वाले। ठीक, अब है क्या पैरासाइट जो है, पता क्या करता है, पैरासाइट हमेशा इस फिराक में रहता है मैं होस्ट पे को किस तरीके से अटैक करूं, मैं होस्ट पे किस तरीके से आपका अटैक अटैक करूं। ठीक है, और होस्ट क्या करता है, होस्ट हमेशा उससे बचने के जो है तरीके ढूंढता है, समझ रहे हो, यानी कि पैरासाइट जो है अपने आप को इवॉल्व करता है कि वो किस तरीके से होस्ट को अटैक करे, और होस्ट क्या करता है, उस पैरा अपने आप को इस तरीके से इवॉल्व करता है कि मुझे उस पैरासाइट से अपने आप को बचाना है, यानी कि दोनों ही क्या कर रहे हैं, इवोल्यूशन शो कर रहे हैं। तो हम दोनों को कह सकते हैं कि भैया ये को इवॉल्व करते हैं, ये क्या करते हैं भैया, को इवॉल्व करते हैं। और ये जो को इवॉल्व क्यों करते हैं, इसका आंसर आपको एक क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा, वहां से आपको इसका आंसर मिलेगा, भैया को इवॉल्व इसलिए करते हैं, आपको आगे पता लगेगा कि हमेशा हार्मफुल क्यों होते हैं आपके कौन, पैरासाइट्स। तो भैया पैरासाइट का क्या मकसद है, पैरासाइट का मकसद है होस्ट को अटैक करके जो है उससे न्यूट्रिशन लेना,
और उसके जो है बॉडी के अंदर पड़े रहना, शेल्टर लेना और मैक्सिमम से मैक्सिमम रिप्रोडक्शन करके अपना नंबर इंक्रीज करना। यही एक पर्पज है किसका, पैरासाइट का। होस्ट क्या चाहता है, होस्ट उससे बचना चाहता है। तो दोनों इस फिराक में लगे रहते हैं भैया। वो अगर होस्ट ज्यादा ताकतवर हो जाता है, वो कोई तरीका ढूंढ लेता है इससे, किससे, पैरासाइट से बचने का। तो पैरासाइट फिर वापसी करता है एक कमाल के अपनी मॉडिफिकेशन, कुछ नए इवोल्यूशन के साथ। तो इस तरीके से जो है दोनों एक जो है इवॉल्व करते रहते हैं, यानी कि को इवोल्यूशन इनका चलता रहता है। ठीक, तो देखो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा बच्चा कि जो आपका पैरासाइट है वो हमेशा क्या करता रहता है, इवॉल्व करता रहता है, जिससे कि वो क्या कर सके, होस्ट पर अटैक कर सके। तो पैरासाइट क्या करता रहता है, आप लिखोगे पैरासाइट क्या करता है, पैरासाइट करता है बच्चा इवॉल्व। और इवॉल्व किस लिए कर रहा है, इवॉल्व टू अटैक होस्ट। और ये होस्ट पे अटैक क्यों कर रहा है भैया, उससे खाना लेना है, न्यूट्रिशन लेना है। और किसी से न्यूट्रिशन आप लोगे तो ऐसे ही तो नहीं ले लोगे, कोई ऐसे ही तो न्यूट्रिशन दे नहीं देगा, समझ रहे हो। टू अटैक होस्ट। अब ये होस्ट क्या करता है, होस्ट भी इवॉल्व करता है, होस्ट भी बच्चा आपका क्या करता है, इवॉल्व करता है। पर ये इवॉल्व किस लिए कर रहा है, इवॉल्व टू प्रोटेक्ट। ये इवॉल्व करता है जिससे कि ये प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम फ्रॉम पैरासाइट, फ्रॉम पैरासाइट, जिससे कि भैया ये अपने आप को पैरासाइट से बचा सके। यानी कि दोनों ही इवॉल्व कर रहे हैं, एक नुकसान पहुंचाना चाह रहा है तो दूसरा उससे बचना चाह रहा है। तो दोनों ही क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं। तो क्या दोनों के दोनों में लिख सकता हूँ कि ये को इवॉल्व करते हैं। बच्चों ये सारी की सारी लाइन्स एनसीईआरटी में दे रखी हैं और आपको वहां से समझ में नहीं आती, तो यहाँ पर शांति से और अच्छे से समझ लो। बोथ होस्ट एंड, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये को इवॉल्व कर रहे हैं, एक सेकंड रुकना। बोथ होस्ट एंड पैरासाइट, पैरासाइट टेंड टू को इवॉल्व, टेंड टू को इवॉल्व, ये हमेशा को इवॉल्व करते हैं। अब जरा समझना सर, क्या ऐसा हो सकता था कि जो पैरासाइट है वो हार्मफुल ना होता, कि वो भैया वो अटैक ही ना करता। अगर बेटा वो हार्मलेस होता ना, तो आप एक चीज समझना, ना तो होस्ट इवॉल्व कर पाता, ना ही पैरासाइट इवॉल्व कर पाता। जब वो उससे अटैक ही नहीं करता, वो उसको कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाता, किसको, होस्ट को, तो होस्ट को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जब फर्क नहीं पड़ता तो भैया जिस चीज से आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई गाली दे और आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, तो आपको कितनी भी गाली दे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ नहीं करने वाले। बट अगर सामने वाला गाली देते तो आप उसको बदले में क्या दोगे, कुछ ना कुछ जवाब दोगे, तो आपको फर्क पड़ा। सेम वे में भैया अगर ये आपका पैरासाइट हार्मफुल है तो ये आप पे अटैक करेगा, तो आप इसके अपने बचाव में कुछ चीजें करोगे। जब आप अपना बचाव करोगे तो फिर ये सोचेगा यार मुझे इसको और मुंह तोड़ जवाब देना है, तो ये कुछ और इवोल्यूशन करेगा, फिर आप बचने के लिए कुछ और इवोल्यूशन करोगे। इसलिए जो है नेचर ने भैया जो है पैरासाइट को क्या बनाया, पैरासाइट ने जो है आपके नेचर में क्या बनाया, उसको हार्मफुल बनाया, हार्मलेस इसलिए नहीं बनाया। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है, जिसका आंसर मैंने आपको अभी यहाँ पर दे दिया। आगे मैं ये क्वेश्चन आपको लिखाऊंगा, एज इट इज नोट कराऊंगा, तब आपको ये आंसर भी लिखना है वहां पर। बट अभी आपको ये याद रख लेना है क्या, कि भैया जो है पैरासाइट आपके जो है क्या होते हैं, आपके हार्मफुल होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि जिससे कि होस्ट और पैरासाइट दोनों के दोनों क्या कर सके, इवोल्यूशन कर सके। ठीक, अब जरा देखो, क्या आपका पैरासाइट कंप्लीटली डिपेंडेंट है, क्या आपका पैरासाइट कंप्लीटली डिपेंडेंट है। पहले तो इसको नोट कर लो, जिस भी बच्चे को नोट करना है पॉज करो और नोट कर लो। हो गया, देखो आगे। अब जरा ध्यान से सुनना। अब आपका पैरासाइट कंप्लीटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, किसके ऊपर, होस्ट के ऊपर। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना। जब आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हो, तो अभी आप जैसे आप अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट हो, तो आपकी खुद के पास कुछ चीजें ना हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके पास खुद का पैसा नहीं है फर्क नहीं पड़ता। आपको वॉलेट की जरूरत है, नहीं सर हमें जरूरत नहीं है वॉलेट की, क्योंकि पैसा है माँ बाप से ले लेते हैं, हो जाता है काम, समझ रहे हो। यानी कुछ चीजों की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि वो चीजें माँ बाप प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब सेम वे में समझना, पैरासाइट को कुछ चीजें मिल रही हैं किससे, होस्ट से। कुछ क्या, सारी चीजें होस्ट से मिल रही हैं। ठीक है, तो क्या करेगा, इसके अंदर कुछ बॉडी में मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, जैसे कि इसके जो अननेसेसरी सेंस ऑर्गन होते हैं भैया, वो ये जो है इसमें नहीं देखने को मिलेंगे, लॉस हो जाएगा उनका। क्यों, क्योंकि उसकी इनको जरूरत नहीं है, किसको, पैरासाइट को। ठीक है, दूसरा इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं मिलेगा, किसके अंदर, पैरासाइट के अंदर। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि भैया डायरेक्टली रेडीली जो एब्जॉर्ब्ड फूड है, जो न्यूट्रिशन है, वो इसको कहां से मिल रहा है, होस्ट से मिल रहा है। इसको मेहनत नहीं करनी, ये अपने अंदर सिस्टम रखेगा, उससे खाना लेगा, फिर अपने अंदर डाइजेशन करेगा, एनर्जी खर्च करेगा। इसको क्या जरूरत है यार, ये सीधे एनर्जी लेगा ना वहां से, ये सीधे एनर्जी ड्राइव करेगा भैया, ये तो सीधा बना बनाया चीज लेगा, ये नहीं करेगा मेहनत।
तो ना ही तो इसके पास अननेसेसरी सेंस ऑर्गन मिलेंगे, ना ही इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा। तो सर इसके पास मिलेगा क्या, अब जरा समझना। ये आपकी बॉडी के या तो बाहर प्रेजेंट होगा या अंदर प्रेजेंट होगा। बाहर प्रेजेंट होगा तो सपोज करो आपकी बॉडी पे यहाँ कोई पैरासाइट आ गया। अब ये पैरासाइट आप यार चलोगे, भागोगे, दौड़ोगे, चलोगे, तो क्या होगा, पैरासाइट के गिरने के चांस है। तो पैरासाइट क्या आपसे चिपक के रहना चाहेगा, बिल्कुल। तो चिपका कैसे जाएगा, बिल्कुल कस के आपको पकड़े। तो इसके पास होते हैं हुक्स और सकर्स। क्या होते हैं, इसके पास होते हैं कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो कि होते हैं हुक और सकर। जैसे कि अगर आपको पहाड़ चढ़ना है तो आप क्या करोगे, आपने देखा एक पैनी सी, जो क्या कहते हैं, जो माउंटेनियर्स होते हैं उनके हाथ में देखिए एक पिकल सी होती है, वो उसको यो मारते हैं, उसकी मदद से जो है चढ़ते हैं। क्यों, जिससे कि उसको टाइटली पकड़ सके, नहीं तो हाथ छूट गया तो भैया गेम ऑन हो जाएगा उनका, गिर जाएंगे वो उस पहाड़ से। तो इसी तरीके से इनके पास स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कहते हैं हुक और सकड़, जिससे कि टाइटली, एडेसिव ऑर्गन्स इनको कहते हैं, टाइटली हमको पकड़ के रहें, चाहे शरीर के अंदर हो चाहे शरीर के बाहर हो। फिर अब इनको फ्री फोकट का खाना मिल रहा है, तो अब इनका क्या काम बचता है, इनका काम बचता है रिप्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करना। तो इनकी जो बॉडी की नीड है वो है हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, इसलिए इनके अंदर सारी फालतू चीजों का त्याग हो जाता है। समझ रहे हो। तो आपको क्या क्या समझ में आया भैया। एडेप्टेशंस में आपको इतना याद रखना है, पैरासाइट के अंदर एक तो इनके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं मिलेगा। दूसरा, अननेसेसरी सेक्स और सॉरी माफ करना, अननेसेसरी सेंस ऑर्गन नहीं देखने को मिलेंगे। बेटा सेंस ऑर्गन बोला है, ठीक है, अभी गलत निकल गया था शब्द मेरे मुंह से। अननेसेसरी सेंस ऑर्गन नहीं देखने को मिलेंगे। दूसरा, इसके अंदर जो है आपको क्या नहीं, इसके अंदर आपको देखने को क्या मिलेगा, हुक्स और सकर्स, जिससे कि क्या करे, ये इससे चिपक के रह सके, किससे, अपने होस्ट से। फोर्थ पॉइंट, इसकी जो है हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी। ये कुछ अडेप्टेशंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। तो लिखो, नेक्स्ट हेडिंग होगी बच्चों आपकी एडेप्टेशंस। नेक्स्ट हेडिंग होगी, नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे अडेप्टेशंस। एडेप्टेशंस इन पैरासाइट, एडेप्टेशंस इन पैरासाइट, इन पैरासाइट। तो मैंने कौन कौन सी अडेप्टेशन आपको बताई, बताओ। मैंने सबसे पहले आपको जो अडेप्टेशन बताई वो ये बताई कि भैया यहाँ पर अननेसेसरी सेंस ऑर्गन नहीं देखने को मिलेंगे। लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स, ठीक। दूसरा, आपको यहां पर जो है क्या नहीं देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यहां पर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट, अब आपको देखने को क्या क्या मिलेगा, आपको देखने को मिलेगी प्रेजेंस ऑफ हुक्स एंड सकर्स, जिसको आप कहते हो क्या, प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जो उसको टाइटली जो है किससे कनेक्शन बनाने में मदद करेंगे, किसके साथ, होस्ट के साथ, ठीक। प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स, जैसे कि आपके हो गए बच्चा हुक्स एंड सकर्स, हुक्स एंड सकर्स। फोर्थ पॉइंट में आप क्या लिखोगे बच्चा, इनकी आपको देखने को मिलेगी हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। बताओ क्या यहां तक आपको समझ में आ गया। हाँ। अब देखो, इनको तो हो रहा है फायदा, बदले में ये क्या करते हैं, ये पहुंचाते हैं नुकसान। नुकसान किसको होगा, नुकसान होगा भैया होस्ट को। क्या क्या नुकसान होगा भैया, जब ये अटैक करेंगे इस तरीके से, अपना रिप्रोडक्शन नंबर बढ़ाएंगे, तो क्या होस्ट जो है वो फिजिकली वीक हो जाएगा। हाँ सर, फिजिकली वीक हो जाएगा, ठीक। फिजिकली वीक हो गया तो भैया अब उसका कोई शिकार भी तो कर सकता है, तो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल हो जाएगा, किसके लिए, आपके प्रेडेशन के लिए। इसके अलावा भैया रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होस्ट की कम हो जाएगी, और क्या क्या रिड्यूस हो जाएगा, उसकी ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी, उसके सर्वाइवल के चांसेस आपके रिड्यूस हो जाएंगे। ये सारे इफेक्ट आपको एक होस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो मैं पानी पीता हूं, जब तक आप इसको पॉज करें और नोट करें। अब नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे क्या बच्चा, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पैरासिटिज्म ऑन होस्ट, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पैरासिटिज्म,
हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पैरासिटिज्म ऑन होस्ट, ऑन होस्ट। तो भैया कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट आपको पैरासिटिज्म के देखने को मिलेंगे होस्ट पर, ठीक है। देखो लिखो। तो सबसे पहले आप लिख लोगे यहाँ पर क्या क्या रिड्यूस करता है पैरासिटिज्म, आपका रिड्यूसेस द, क्या करता है, सर्वाइवल, ग्रोथ, सर्वाइवल कॉमा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ होस्ट, एंड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ होस्ट, एंड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ होस्ट। इसके अलावा क्या कर रहा है भैया, फिजिकली वीक भी तो हो रहा है, और फिजिकली वीक हो रहा है तो क्या हो रहा है, होस्ट क्या हो रहा है भैया, होस्ट हो रहा है आपका फिजिकली वीक, फिजिकली वीक। और जब फिजिकली वीक हो रहा है तो भैया प्रेडेशन के लिए सबसे ज्यादा आप क्या क्या कहते हैं, वल्नरेबल है, बहुत इजीली इसका क्या हो सकता है, शिकार हो सकता है, ठीक। फिजिकली वीक, और क्या हो जाएगा, इजीली, या फिर आप लिख लो मोर, आप इस तरीके से लिखो, चलो मोर, मोर वल्नरेबल, मोर बल, मोर वल्नरेबल टू प्रेडेशन, टू प्रेडेशन। बताओ क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना। बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया तो बच्चा इसको पॉज करो और नोट करो, क्योंकि अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब जरा सुनो, अब आपने अभी देखा था, मैंने एक बात बताई थी कि कुछ जो पैरासाइट होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, कि इनका एक ही होस्ट होता है। तो यार कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं जिनके जो है आपके क्या हो, दो होस्ट हो, यानी कि उनकी जो पूरी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट होनी है वो दो होस्ट के अंदर हो। हाँ बिल्कुल ऐसे होते हैं। कुछ पैरासाइट ऐसे होंगे जिनकी दो होस्ट के अंदर होगी। अब उनमें से एक होगा प्राइमरी होस्ट, एक होगा आपका बच्चा सेकेंडरी होस्ट, एक होगा प्राइमरी होस्ट, एक होगा सेकेंडरी होस्ट, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल है भैया लिवर फ्लूक, जो कि क्या है, लिवर फ्लूक एक ग्रुप है आपके किसके अंदर आता है, पैरासिटिक ट्रिमेटोटोड का, जो कि आपके फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में आते हैं, ठीक है। बेसिकली आप ये भी कह सकते हो कि ट्रिमेटोड आपका पैरासाइट है, कौन, आपका लिवर फ्लूक। अब लिवर फ्लूक के दो होस्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी होस्ट, एक होता है सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट होता है उसका भैया ह्यूमन, और सेकेंडरी होस्ट होता है स्नेल और फिशेस। जब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ाएंगे इसके बारे में और बेहतरीन तरीके से चर्चा होगी, प्राइमरी होस्ट सेकेंडरी होस्ट, आपको अच्छे से और चीजें समझ में आएंगी। अभी मैं इस टॉपिक को यहाँ पर छेड़ना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है, वहीं पर अच्छे से समझाऊंगा। देखो, तो मैंने आपसे क्या कहा, कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं, सम पैरासाइट्स, सम पैरासाइट के पास क्या होता है, सम पैरासाइट हैव टू होस्ट, दो होस्ट आपके होते हैं कुछ पैरासाइट्स के पास, कौन कौन से, एक होता है प्राइमरी होस्ट, एक होता है आपका सेकेंडरी होस्ट। एक होता है बच्चा आपका प्राइमरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट। दूसरा होता है बच्चा आपका सेकेंडरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट। जैसे कि इसका जो एग्जांपल आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है भैया लिवर फ्लूक, आपको देखने को मिलता है लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक बच्चों एक्चुअली में एक ग्रुप है किसका, पैरासिटिक ट्रिमेटोटोड का, जो कि आपके आती हैं किसके अंदर, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में, ठीक। इसलिए एनसीईआरटी ने लिवर फ्लूक के आगे वहां पर लिखा भी है, क्या लिखा है, ट्रिमेटोड आपका पैरासाइट। लिवर फ्लूक क्या है, ट्रिमेटोड पैरासाइट। लिवर फ्लूक है आपका बच्चा ट्रिमेटोड, ट्रिमेटोड पैरासाइट, ट्रिमेटोड पैरासाइट। तो इसके होते हैं भैया दो होस्ट, इसके होते हैं आपके दो होस्ट, एक होता है प्राइमरी होस्ट, एक होता है सेकेंडरी होस्ट। तो भैया प्राइमरी को 1 डिग्री भी कहते हैं, हाँ प्राइमरी ऐसे भी लिखते हैं भैया प्राइमरी, और सेकेंडरी को इस तरीके से भी लिखते हैं। तो इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो कौन है, वो है आपका ह्यूमन। और जबकि जो सेकेंडरी होस्ट होता है लिवर फ्लूक का वो है आपका स्नेल और फिश, स्नेल स्लैश फिश। तो अब आप क्या करोगे बच्चा, इसको यहाँ पर पॉज करोगे और इसको भी आप क्या कर लोगे, नोट कर लोगे, ठीक। अब इसके बाद जो है मैं आपको एक बात और बताता हूँ, क्या आप मलेरियल जो पैरासाइट होता है भैया, प्लाज्मोडियम, ठीक है,
तो उसको क्या जरूरत होती है, उसको अपने होस्ट तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए, एक वेक्टर की नीड होती है, यानी कि जो उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करे, समझ रहे हो, तो उसको आप कहते हो वेक्टर। और ये जो वेक्टर होता है इसके लिए कौन जो है वेक्टर का रोल प्ले करता है मलेरियल पैरासाइट के लिए, वो होता है भैया आपका मॉस्क्यूटो। कौन होता है भैया, मॉस्क्यूटो। तो ये वाली बात भी आप लिख लोगे। उसके बाद में आपको टाइप्स ऑफ पैरासाइट की बात करेंगे, जिसके अंदर एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, इनकी जो है आपसे बात होगी। ठीक, चलो आओ देखो, है ना, इजी है ना, कुछ ऐसा तो थोड़ी लग रहा होगा आपको, बिल्कुल इजी है यार। देखो मैंने आपको इसके बाद क्या कहा, मैंने आपको कहा कि जो मलेरियल, जो आपका भैया मलेरियल पैरासाइट है, जो बच्चों आपका कौन है मलेरियल पैरासाइट, इसको क्या जरूरत है, इसको जरूरत है किसकी, मॉस्क्यूटो की। इसको जरूरत है बच्चों आपकी मॉस्क्यूटो की, मॉस्क्यूटो। और मॉस्क्यूटो इसके लिए क्या करता है, एक्ट एज वेक्टर। वेक्टर कौन होता है, जो इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, एक्ट एज वेक्टर। इसको वेक्टर की क्यों जरूरत है, टू स्प्रेड, जिससे कि वो फैल सके, टू स्प्रेड, टू स्प्रेड टू अदर होस्ट, जिससे वो और होस्ट के पास जा सके। तो आपको यहाँ से एक जो कंसेप्ट मिला वो मिला वेक्टर का कंसेप्ट, यानी कि वेक्टर जो है एक तरीके से व्हीकल है। वेक्टर क्या है, व्हीकल। जैसे आपके घर में स्कूटी है तो वो आपको जो है आपके घर से स्कूल तक लेके जा रही है, तो स्कूटी आपके लिए क्या क्या एक्ट कर रही है, वो आपके लिए स्कूटी या फिर बाइक हो, वो आपके लिए एज अ वेक्टर का जो है क्या कर रही है, रोल प्ले कर रही है। सेम वे में मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम के लिए जो एक्ट कर रहा है अदर होस्ट तक पहुंचाने में, कौन कर रहा है बच्चा, वो कर रहा है आपका मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो फिर कौन हुआ, मॉस्क्यूटो हुआ वेक्टर। इसके बारे में अभी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में और अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखो टाइप्स ऑफ पैरासाइट की हम बात यहां पर करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है आपका टाइप्स ऑफ पैरासाइट। दो तरह के पैरासाइट या फिर आप कह सकते हो पैरासिटिज्म देखने को आपको मिलता है। टाइप्स ऑफ पैरासाइट, एक ऐसा पैरासाइट जो आपके होस्ट की बॉडी के बाहर ही चिपका रहे और वहीं से ही अपना जो है न्यूट्रिशन लेता रहे, उसको आप कहते हो एक्टोपैरासाइट। और इस तरह के पैरासिटिज्म को कहते हो एक्टोपैरासिटिज्म। एक ऐसा पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के अंदर जाए, उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में जो है अपनी मौजूदगी को जो है अपनी सुनिश्चित करे, उसको आप कहते हो एंडोपैरासाइट। और उस तरह के पैरासिटिज्म को कहते हो एंडोपैरासिटिज्म। ठीक है, तो दो तरह के आपको पैरासाइट्स पढ़ने हैं, एक है एक्टोपैरासाइट, एक है एंडोपैरासाइट। एक है बच्चों एक्टोपैरासाइट, और जो दूसरा आता है बच्चा वो आता है आपका एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट, एक हो गया बच्चा एक्टोपैरासाइट, दूसरा हो गया एंडोपैरासाइट। पॉज करो और जो है इसको क्या करोगे बच्चा, आप नोट करोगे। ठीक, इसके बाद में आपको एक्टोपैरासाइट वैसे मैंने आपको बता दिया, जैसे कि एक्टोपैरासाइट में आपको एग्जांपल देखने को मिलता भी है, ह्यूमंस के ऊपर जुएं आपको देखने को मिलते हैं, लाइस ऑन ह्यूमंस। इसके अलावा कुत्तों के ऊपर आपको जो है छोटे छोटे कीड़े देखने को मिलते हैं, टिक्स ऑन डॉग। इसके अलावा मरीन फिशेस के ऊपर कॉपीपोड्स आपको देखने को मिलते हैं। और एक और एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है कस्क्यूटा का। कस्क्यूटा क्या है, आपका एक पैरासिटिक प्लांट है जो कि आपके हेज प्लांट पर, हेज प्लांट समझते हो, कभी किसी गार्डन में गए हो, देखा है गार्डन का जो रास्ता होता है वो क्या करते हैं आपके जो है मोटी सी झाड़ियां, मतलब रास्ता जो है इन झाड़ियों से ही बना देते हैं, समझ रहे हो, बड़ी बड़ी सी होती हैं हेजेस, जैसे कि आपने टी प्लांटेशन में देखे होंगे। काइंड ऑफ उसी तरीके हेजेस जो प्लांट होते हैं उनके ऊपर ये कस्क्यूटा आपका क्या करता है, ग्रो करता है। ये जो कस्क्यूटा होता है ये अपना क्लोरोफिल और अपनी पत्तियों को भैया छोड़ देता है, इवॉल्व इस तरीके से अपने आप को करता है और न्यूट्रिशन लेता है अपने होस्ट प्लांट से। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं आपके किसके, एक्टो पैरासाइट के। कर लिया, देखो चलो आओ, अब यहां पर आप हेडिंग डाल लोगे, नंबर 1 डालते हुए लिखो एक्टो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट, देखो एक्टो पैरासाइट, तो एक्टो पैरासाइट में आप क्या लिखोगे, पैरासाइट आप लिखोगे यहां पर। एक्टो का मतलब होता है देखो आउटसाइड, ठीक है। पैरासाइट प्रेजेंट ऑन, पैरासाइट प्रेजेंट ऑन, पैरासाइट प्रेजेंट ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ, पैरासाइट प्रेजेंट ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट, पैरासाइट प्रेजेंट ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट, उसी को आप कहते हो बच्चा क्या,
एक्टोपैरासाइट। एग्जाम्पल क्या है इसके? इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं आपके बच्चों, देखो, लाइस ऑन ह्यूमंस, ठीक। इसके अलावा टिक्स ऑन डॉग्स, टिक्स ऑन डॉग्स। और इसके अलावा एग्जाम्पल आता है कोपेपोड्स ऑन मरीन फिशेस, कोपेपोड्स ऑन मरीन फिशेस, ऑन मरीन फिश। और जो एग्जाम्पल इसका आता है वो आता है कस्क्यूटा। इसका जो अगला एग्जाम्पल आता है वो आता है कस्क्यूटा। कस्क्यूटा को अमरबेल कहते हैं अगर मैं सही हूं तो हिंदी में, आपने देखी होगी कस्क्यूटा। तो कस्क्यूटा क्या है बच्चा आपका? कस्क्यूटा है आपका एक पैरासिटिक प्लांट। कस्क्यूटा है आपका पैरासिटिक प्लांट, पैरासिटिक प्लांट। तो कस्क्यूटा जो है कहां पर ग्रो करता है? कस्क्यूटा जो है आपका बच्चा ग्रो करेगा, कस्क्यूटा जो है आपका ग्रो करेगा, ग्रो ऑन हेज प्लांट, ग्रो ऑन हेज प्लांट। अभी देखा कुछ जो है आपके क्या होते हैं प्लांट्स, हेजेस उनकी बनाई जाती हैं। रुको, इमेज लेके आता हूँ, 1 मिनट रुकना। चलो मैंने डाउनलोड कर लिया इमेज, मैं आपको दिखाता हूँ। और मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ये दिख रहा है आपको हेज, इसको कहते हैं हेजेस, ठीक है। दिख गई आपको? इस तरह के जो गार्डन में बने होते हैं इसको हम कहते हैं बच्चा हेजेस। तो इसके ऊपर आपको जनरली ग्रो करते हुए दिख जाएगी अमरवेल। नहीं तो आपने देखा हो तो कभी, यार मैंने आपको शायद पहले भी दिखा रखी है इमेज में, ठीक है। तो ग्रो ऑन हेजेस प्लांट। इसके बाद आप लिखोगे बच्चा ये क्या करती है, ये जो है अपने लॉस्ट कर देती है क्लोरोफिल। जरूरत ही नहीं है यार, क्योंकि न्यूट्रिशन देगा ना पैरासिटिक प्लांट। लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल एंड लीव्स, लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल एंड लीव्स, लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल एंड लीव्स। और इसके अलावा ये क्या करती है? ड्राइव करती है भैया, ड्राइव्स न्यूट्रिशन। कहां से न्यूट्रिशन लेती है? फ्रॉम पैरासिटिक प्लांट, ड्राइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम पैरासिटिक प्लांट, फ्रॉम पैरासिटिक प्लांट, फ्रॉम पैरासिटिक प्लांट। बताओ आपको समझ में आ गया है या ना? आ गया? तो आप इसको पॉज करोगे और बच्चा नोट करोगे। इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे एंडो पैरासाइट के बारे में। कर लिया नोट आपने? चलो आगे देखो। लेक्चर चल रहा है ना? हाँ चल रहा है, आगे देखो। अब देखो जरा, अब जो है आप नंबर 2 डालोगे और डालोगे एंडो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट, एंडो का मतलब होता है इन, इनसाइड, यानी कि पैरासाइट अब कहाँ है? आपके अंदर है, ठीक। तो एंडो पैरासाइट में आप क्या लिखोगे? पैरासाइट लिव इनसाइड होस्ट बॉडी। आप लिखोगे पैरासाइट लिव इनसाइड, इनसाइड होस्ट बॉडी ऑर्गन्स। भैया बॉडी ऑर्गन्स, या फिर आप कह सकते हो एट इनसाइड होस्ट बॉडी इन डिफरेंट साइट्स भी आप कह सकते हो, या फिर बॉडी ऑर्गन्स में आपको देखने को मिलती है। अब बॉडी ऑर्गन जैसे कि भैया लिवर, लिवर में आपको देखने को मिल सकती है, किडनी में आपको देखने को मिल सकती है, आरबीसी में आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। एक्सेट्रा जो है इसके क्या है बच्चा? एग्जाम्पल, एक्सेट्रा, ठीक। इन इन जगह पर आपको जो है क्या देखने को मिल सकता है? पैरासाइट रह सकता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, पैरासाइट जो है हमारी बॉडी के अंदर रह रहा है, आप समझना, एंडो पैरासाइट है। तो इसके अंदर होता क्या है? आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगी। जब आप इसकी लाइफ साइकिल देखोगे ना तो इसकी लाइफ साइकिल होती है कॉम्प्लेक्स। पता है रीजन क्या है? क्योंकि इसके अंदर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन देखने को मिलती है, किसके अंदर? एंडो पैरासाइट में। इसलिए इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। बट इसका जो मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स होते हैं वो आपके होते हैं, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल जो फीचर होते हैं किसके? एंडोपैरासाइट के, वो होते हैं सिंपल। क्यों है सिंपल? क्योंकि इसके पास ले दे के सिर्फ एक ही काम है, वो है अपना क्या करना? रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को इंक्रीज करना, यानी कि रिप्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन करना।
तो क्या आपको समझ में आ गया कि एंडोपैरासाइट की जो लाइफ साइकिल होती है, तो भैया एंडोपैरासाइट की जो लाइफ साइकिल होती है, एंडोपैरासाइट की जो आपकी लाइफ साइकिल होती है वो कैसी है? लाइफ साइकिल जो है भैया वो है आपकी कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स है उसका कारण क्या है? जब हम बात करते हैं भैया रीजन क्यों है कॉम्प्लेक्स, तो आप लिखोगे ड्यू टू एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन, ड्यू टू एक्सट्रीम, ड्यू टू एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। बताओ समझ में आ गया? अब देखो जरा आगे, दूसरा जो आपका पॉइंट है वो ये है कि भैया लाइफ साइकिल तो इनकी कॉम्प्लेक्स है, बट जो मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर है, बट जो एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स हैं वो हैं आपके सिंपल। बट मॉर्फोलॉजिकल, बट मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स कैसे हैं आपके? ये जो हैं वो हैं आपके भैया सिंपल, वो हैं आपके सिंपल। और उसका जो रीजन है वो है क्योंकि इसके पास ले दे के एक ही काम है भैया, अपनी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को इंक्रीज करना, क्योंकि ये एक ही चीज पे एम्फेसाइज करता है, एक ही चीज पे जोर देता है, वो है टू इंक्रीज, टू इंक्रीज रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, टू इंक्रीज रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, टू इंक्रीज रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। बताओ समझ में आ गया? बताओ हाँ या ना? आ गया? भेजे में सेट हो गया एकदम बेहतरीन तरीके से। मैं हटूं? चलो मैं हट गया। अब जिस भी बच्चे को नोट करना है वो पॉज करेगा और नोट कर लेगा। और उसके बाद मैंने आपको 2 सवाल जो है उनके आंसर मैंने दे दिए थे बीच लेक्चर में ही। अब मैं वो सवाल आपसे फिर से पूछूंगा, आपको आंसर देना है। मैंने आपको पहले ही आंसर कर दिए हैं। वो हो गया नोट? अब देखो मैं क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूं, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि नेचुरल सिलेक्शन ने हार्मफुल पैरासाइट्स को ही क्यों चुना? वाई नेचुरल सिलेक्शन, वाई नेचुरल सिलेक्शन, वाई नेचुरल सिलेक्शन लीड टू, एनसीईआरटी में थोड़ा अलग तरीके से पूछा है, मैंने थोड़ा अलग तरीके से पूछा, बट आंसर बच्चों इसका सेम ही है, ठीक है? लीड्स टू इवोल्यूशन ऑफ, वाई नेचुरल सिलेक्शन लीड्स टू इवोल्यूशन ऑफ हार्मफुल पैरासाइट। एनसीईआरटी पता है इस सवाल को कैसे पूछती है? एनसीईआरटी ये कहती है कि जो है नेचुरल सिलेक्शन ने आपके हार्मलेस पैरासाइट को क्यों नहीं चुना इवोल्यूशन के लिए। और मैंने सवाल उल्टा कर दिया कि भैया इनको ही क्यों चुना। बात तो यार सेम ही है ना। तो इसका रीजन बहुत क्लियर है, जिससे कि भैया इवोल्यूशन हो सके। अगर वो हार्मलेस होगा तो वो उसको अफेक्ट नहीं करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा तो वो इवॉल्व ही नहीं करेगा। तो इसका आंसर है इवोल्यूशन भैया, जिससे कि इवोल्यूशन हो सके। इवोल्यूशन इन बोथ, इवोल्यूशन इन बोथ पैरासाइट एंड होस्ट। अगर हार्मलेस होता तो भैया ना तो पैरासाइट का इवोल्यूशन होना था, ना ही होस्ट का होना था। तो भैया इवोल्यूशन हो सके इसलिए नेचर ने जो है हार्मफुल पैरासाइट को चुना, क्योंकि हार्मलेस से तो कुछ होना ही नहीं था इवोल्यूशन में, ठीक है? फिर आता है वाई फीमेल मॉस्किटो। या फीमेल मॉस्किटो को हम जो है पैरासाइट क्यों नहीं कंसीडर करते हैं? वाई फीमेल मॉस्किटो, वाई फीमेल मॉस्किटो इज नॉट, इज नॉट कंसीडर्ड, is not considered as a parasite, is not considered a parasite। अब सवाल ये आता है कि भैया फीमेल जो मॉस्किटो होती है उसको हम पैरासाइट की तरह जो है कंसीडर क्यों नहीं करते हैं? तो भैया इसका रीजन क्लियर है, मैंने आपको पहली ही लाइन में बता दिया था पैरासिटिज्म में कि भैया पैरासाइट कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है होस्ट पे, यानी कि अपने सर्वाइवल के लिए, जबकि मॉस्किटो अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट नहीं है। सर्वाइव मॉस्किटो जो हमारा खून पीता है ना, फीमेल मॉस्किटो ही खून पीती है। मैं आपको एक बात बता दूं, फीमेल ही खून पीती है। छोड़ो यार, चलो
फीमेल ही भैया खून पीती है, यानी फीमेल मॉस्किटो ही आपकी क्या करती है, खून पीती है, ठीक है। मेल नहीं पीता भैया खून, सिर्फ फीमेल खून पीती है। तो फीमेल मॉस्किटो खून क्यों पी रही है, क्योंकि इससे उसको न्यूट्रिशन मिलेगा? नहीं, गलत। न्यूट्रिशन तो इनको मिलता है भैया प्लांट सैप को कंज्यूम करने से। जी हाँ, जो मॉस्किटोज होते हैं वो आपके प्लांट सैप को जो है कंज्यूम करते हैं, उससे इनको मिलता है आपका न्यूट्रिशन। तो सर ये फिर हमारे खून को क्यों ले रही है? रीजन है इसका भैया रिप्रोडक्शन में। इनको जो है अपने एग्स के प्रोडक्शन के लिए जो है आपके किसकी जरूरत है, आपकी जो है उनकी रिप्रोडक्शन में जो है मदद के लिए किसकी जरूरत है, ब्लड की। इसलिए ये आती हैं, यानी कि यानी कि जो है कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है। अगर कोई फीमेल मॉस्किटो अगर आए नहीं खून पीने के लिए तो क्या वो मर जाएगी? नहीं मरेगी सर। क्यों? क्योंकि वो तो प्लांट सेप पे खा के जो है अपना क्या करेगी, प्लांट सेप को कंज्यूम करके वो तो सर्वाइवल कर जाएगी। पर कितना होगा, शायद रिप्रोडक्शन नहीं होगा उसका, क्योंकि उस वो हमारे ब्लड के लिए आ ही नहीं रही। समझ रहे हो? इसलिए हम फीमेल मॉस्किटो को कभी भी पैरासाइट नहीं कंसीडर करते हैं, क्योंकि पैरासाइट हम उसी को कहते हैं जो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है अपने होस्ट के ऊपर, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिख लोगे, डज नॉट, या फिर आप लिख सकते हो डजंट डिपेंड ऑन, डजंट डिपेंड ऑन होस्ट फॉर सर्वाइवल। ये सर्वाइवल के लिए नहीं आती है, सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट नहीं है। न्यूट्रिशन इसको कहां से मिलता है, प्लांट से मिलता है। आप यहां पर ये भी लिख सकते हो, इसको जो न्यूट्रिशन मिलता है वो आपका मिलता है प्लांट सेप से। न्यूट्रिशन मिलता है प्लांट सेप से, ठीक है। इसको जरूरत किस चीज की है, ओनली नीड ब्लड, ओनली नीड ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर रिप्रोडक्शन। तो भैया इसको सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए ही हमारा खून चाहिए। और रिप्रोडक्शन कोई सर्वाइवल के लिए तो यार कुछ ऐसी कंडीशन है नहीं, मत करो रिप्रोडक्शन यार, मर थोड़ी जाओगे बिना रिप्रोडक्शन के, ठीक है। तो आप ऐसा करो बच्चों, इसको पॉज करो और नोट करो। चलो, आपको समझ में तो आ गया ना पैरासाइट हम किसको कहते हैं भैया? पता लगा, पूरी रामायण पढ़ ली और किसी से पूछा जाए कि भैया पैरासाइट क्या होता है, यही नहीं बता पाया भैया। जो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है खाने के लिए, रहने के लिए, यानी कि अगर होस्ट नहीं होगा तो उसका सर्वाइवल नहीं हो सकता, उसको मरना ही पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं सच्चा पैरासाइट। एक सच्चा पैरासाइट कौन होता है? जो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, अपने होस्ट के ऊपर। अब आता है इसके बाद आपका ब्रूड पैरासिटिज्म। क्या आता है? अगली जो आपकी कहानी आती है वो आती है ब्रूड पैरासिटिज्म। जरा देखो ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होती है सर। ब्रूड पैरासिटिज्म, यार ब्रूड पैरासिटिज्म भी एक धोखे की कहानी है। जैसे ऑफरिस ने जो है आपके मेल बी को मूर्ख बनाया था, सेम बी में आपको जो है ब्रूड पैरासिटिज्म में भी दिखेगा कि भैया अपना जो क्रो है वो अपना मूर्ख बनेगा, वो बनेगा अपना उल्लू। तो क्रो बना उल्लू। अब होता क्या है इसके अंदर, जरा सुनना। ब्रूड पैरासिटिज्म किसको कहते हैं, होता क्या है, मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। कुकू बर्ड को जानते हो? बिल्कुल जानते हो सर कुकू को। क्रो को जानते हो? हाँ सर क्रो को भी जानते हैं। अब भैया होता क्या है, कुकू जो है ना, पता है वो कहाँ अंडे देती है? वो क्रो के घोंसले में अंडे देती है। अब आप कहोगे सर ये क्रो कैसे होने दे रहा है? ये इसलिए हो जा रहा है क्योंकि जो रिजेम्बलेंस होती है वो दोनों में सेम होती है, और मूर्ख क्रो पहचान भी नहीं पाता। और वो जो है उनके अंडों को क्या करता रहता है, इंक्यूबेट करता रहता है। इंक्यूबेट का मतलब सर क्या होता है, यानी कि उन अंडों को वो राइट टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, वो हीट प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से जो है वो एग आपके डेवलप करते हैं और आगे जाके क्या करते हैं भैया, वो क्या करेंगे, हैच होंगे, वो फूटेंगे और आपके क्या प्रोवाइड, क्या बनेंगे आगे जाके, एक और कुकू वर्ड को जन्म देंगे। तो आप समझ रहे हो, यानी कि जो है आपका क्रो कुकू वर्ड के जो अंडे हैं उनको क्या कर रहा है, पालन पोषण कर रहा है उनका। और क्रो को पता ही नहीं है। अगर क्रो को पता लग जाएगी तो वो उसको लात मार देगा और फेंक के जो है गिरा देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता भी है अपने को ही देना है। अगर आप कल को पैसा कमा के लाओ तो आप पड़ोसी के बच्चों को थोड़ी पढ़ाओगे, पढ़ाओगे तो अपने बच्चे को ही ना भाई। पर अगर दोनों में फर्क ना हो, आपको पता ही ना लगे भैया दोनों के बच्चे सेम दिख रहे तो चलो छोड़ो यार, फिर से एक बहुत गलत एग्जांपल और गलत लाइन में हम चले जाएंगे। तो क्या आपको ब्रूड पैरासिटिज्म समझ में आया? ठीक है, ये तो एक एग्जांपल है ब्रूड पैरासिटिज्म का, आप कंसेप्ट समझो। यानी कि यहाँ पर एक पैरासिटिक वर्ड होती है
जो कि बेचारे एक होस्ट बर्ड का जो है क्या करती है, शोषण करती है। किस तरीके से करती है, उससे जो है अपने अंडों को क्या करवा लेती है, इंक्यूबेट करवा लेती है। और इंक्यूबेट का मतलब क्या होता है भैया, इंक्यूबेट का मतलब होता है, आपने देखा ना, होता क्या है, जो अंडे होते हैं अगर उनके ऊपर बेटा जो बर्ड है वो बैठ जाए और उनको राइट टेम्परेचर प्रोवाइड कर दे तो उनका डेवलपमेंट हो जाता है। यानी कि जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो जो है आपके बच्चा अगली जनरेशन जो है बन जाएगी। समझ में आ गया आपको? ठीक है, देखो तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे पैरासिटिक बर्ड, जिसको हम एग्जाम्पल के साथ ही देखेंगे। देखो आप लिखोगे यहाँ पर पैरासिटिक बर्ड, जो कि है आपकी कौन भैया, कुकू। पैरासिटिक बर्ड जिसको हम कह रहे हैं आपके कुकू, एग्जाम्पल के साथ चल रहे हैं, देखो कुकू, पैरासिटिक बर्ड जो कि है बच्चा आपकी कुकू। तो ये क्या करती है, ले करती है, लेज इट्स एग, लेज इट्स, लेज इट, एक मिनट, लेज इट्स एक्स, अरे यार ये क्या हो रहा है, लेज इट्स एक्स इन, इन नेस्ट ऑफ, किसके घोंसले में देती है, इन नेस्ट ऑफ। भैया इंग्लिश मेरी बहुत खराब है, ठीक है, कोई उम्मीद करे कि भैया मैं इंग्लिश शुद्ध लिखता हूँ, नहीं, इंग्लिश मेरी बहुत खराब है, ठीक है, पर कंसेप्ट सही है यार, कंसेप्ट जो है आप वो मुझसे ले सकते हो, ठीक है। इंग्लिश आप देख लो, क्योंकि भैया वहाँ टिक करके आना है, वहाँ कोई ये नहीं पूछेगा आपसे लिखवा नहीं रहा भैया वहाँ, ठीक है, ना ही कोई आपकी इंग्लिश देखने बैठा, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, ठीक है। पैरासिटिक बर्ड कुकू क्या करती है भैया, किसके होस्ट में, होस्ट कौन है यहाँ पर, होस्ट है भैया आपका क्रो। तो भैया कुकू जो है अपने अंडे दे गई किसके घोंसले में, अपने कौए के घोंसले में। तो क्रो कौन बन गया, क्रो बन गया भैया उल्लू। एंड लेट, एंड लेट द क्रो incubate them and let the crow incubate them। अब ये क्रो से कहती है आओ अब इसको जो है मेरे अंडों को तुम एक बेहतरीन टेम्परेचर, एक राइट टेम्परेचर प्रोवाइड करो जिससे कि वो डेवलप हो सके और आगे जाके जब वो फूटे अंडे तो मेरे कुकू जो है नए निकल सके। समझ रहे हो? यानी कि पूरी मेहनत किससे करवा ली भैया, क्रो से करवा ली, किसने, कुकू ने। ठीक, इसी को कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म, इसी को कहते हैं बच्चा आपका ब्रूड पैरासिटिज्म। देखो ये हुआ क्यों, क्योंकि विद टाइम, इसका कारण जो है होने का वो इसलिए हो पाया ये क्योंकि विद टाइम, विद टाइम आपका क्या हुआ, विद टाइम जो एग था आपका, एग ऑफ कुकू, विद टाइम एग ऑफ कुकू, विद टाइम एग ऑफ कुकू वर्ड उसने इवॉल्व करा दिया, इवॉल्व्ड टू रिजेंबल, इवॉल्व्ड टू रिजेंबल क्रोज एक्स इन साइज एंड कलर, क्योंकि भैया सेम ही हो गए, उसके अंडे का साइज और इसके अंडे का साइज और उसके अंडे का कलर, इसके अंडे का कलर दोनों का सेम है, इसलिए जो है वो क्या करता है, जो है आपका क्या कहते हैं, पहचान नहीं पाता। ठीक है, अब देखो आगे आप लिखोगे टू रिड्यूस, इसने ऐसा क्यों करा, इसलिए हुआ जिससे कि वो टू रिड्यूस चांसेस ऑफ, टू रिड्यूस चांसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ, क्योंकि इसको पता लग गया तो भैया ये गिर देगा और मार देगा। टू रिड्यूस चांसेस ऑफ इजेक्शन फ्रॉम द नेस्ट, चांसेस ऑफ इजेक्शन फ्रॉम द नेस्ट। तो बताओ क्या आपको समझ में आ गया ब्रूड पैरासिटिज्म है या ना, मुझे इतना बताओ। तो ये ब्रूड पैरासिटिज्म में आपने क्या देखा, एक पैरासिटिक बर्ड होती है दूसरे बर्ड का शोषण करती है। कैसे करती है, जैसे कुकू अपने अंडे दे देती है क्रो के घोंसले में और क्रो से कहती है आओ तुम अब इनको इंक्यूबेट करो, इनको राइट टेम्परेचर प्रोवाइड करो जिससे कि ये डेवलप कर सकें और समय आने पर जब ये फूट है तो इनमें से निकले एक कुकू बर्ड। ठीक, विद टाइम ये ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि विद टाइम जो है भैया कुकू के जो बर्ड के जो एग थे वो बिल्कुल सेम हो गए, किसकी तरह, क्रो के एग की तरह, चाहे उनका साइज की बात कर लो वो भी सेम, कलर की बात कर लो वो भी सेम। ऐसा क्यों हुआ, जिससे कि भैया उसके क्रो के घोंसले से उनके गिरने के चांस, उसके इजेक्शन के चांस, उसके रिजेक्शन के चांस जो है बहुत ही ज्यादा कम हो जाएं। ठीक, इसलिए ऐसा आपको देखने को मिला, इसी को हम कहते हैं बच्चा ब्रूड पैरासिटिज्म। बताओ हाँ या ना, क्या आपको समझ में आ गया, मुझे इतना बताओ। और अगर आपको ये समझ में आ गया और आपने ये नोट कर लिया है तो अब समय आ गया भैया एनसीईआरटी पढ़ने का। ठीक, आओ चलो देखो अब आ जाते हैं बच्चा हम एनसीईआरटी पर। थोड़ा तेजी से पढ़ते हैं आज एनसीईआरटी, इजी है क्योंकि कंपटीशन। When Darwin spoke of the struggle for existence and survival of the fittest in nature,
he was convinced that interspecific competition is a potent force in organic evolution। भैया जब डार्विन ने आपके क्या कहा, डार्विन ने कहा कि भैया अपने एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल के लिए भैया जो, सॉरी माफ करना, कोई भी स्पीशीज आपकी जो भैया नेचर में फिट होगी वही आपकी क्या करेगी, सर्वाइव करेगी और उसी का एग्जिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, यानी कि स्ट्रगल करना पड़ेगा बेसिकली उनको। इसलिए उसने कहा कि जो इंटर स्पेसिफिक, क्या कहा उसने कहा, ये जो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन है यही पोटेंट फोर्स है किसकी, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की। ठीक, इट इज जनरली बिलीव्ड दैट कॉम्पिटिशन अकर्स when closely related species compete for the same resource that are limiting। तो भैया जर्नली हम कंपटीशन किसे कहते हैं, कंपटीशन उनके बीच में होता है जो स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड होती है और कंपीट करती है सेम रिसोर्स के लिए जो कि आपका कैसा है, लिमिटिंग है। बट दिस इज नॉट एंटायरली ट्रू, बट ये भैया 100% ट्रू नहीं है। फर्स्टली टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज कुड आल्सो कंपीट फॉर द सेम रिसोर्स। तो भैया अनरिलेटेड स्पीशीज भी आपका कंपीट कर सकते हैं सेम रिसोर्स के लिए, सारा कुछ लिखवा दिया है आपके नोट्स में, ठीक है। फॉर इंस्टांस इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स visiting flamingos and resident fishes compete for their common food, the zooplankton in the lake। तो आपने देखा जो साउथ अमेरिकन लेक्स हैं वहां पर आपके जू प्लैंकटन लेक में प्रेजेंट है, वहां पर रेजिडेंट फिशेस भी हैं जो वहां पर रहती हैं, ठीक है, और वो किसको कंज्यूम करते हैं, जू प्लैंकटन को। बट विजिटिंग फ्लेमिंगोस जिनका रेजिडेंट फिशेस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, दोनों ही अनरिलेटेड स्पीशीज हैं, फिर भी वो सेम फूड के लिए क्या कर रही हैं, कंपीट कर रही हैं एक दूसरे के साथ। तो भैया इसलिए हमने कहा था वो डेफिनेशन आपकी 100% सही नहीं है। सेकेंडली आगे देखो, रिसोर्सेज नीड नॉट टू बी लिमिटिंग फॉर द कंपटीशन टू अकर। भैया कंपटीशन के लिए रिसोर्सेज का जो है लिमिटिंग होना वो जरूरी नहीं है। देखो इन, इसका एग्जांपल दिया उन्होंने, इन इंटरफेरेंस कंपटीशन, तो आपको इंटरफेरेंस कंपटीशन में क्या देखने को मिलता है, द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरफेयरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। तो इंटरफेरेंस कंपटीशन में क्या होता है, जो फीडिंग एफिशिएंसी होती है किसी एक स्पीशीज की, वो दूसरी स्पीशीज के इंटरफेरेंस और इनहिबिटरी प्रेजेंस की वजह से क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जबकि रिसोर्सेज कैसे हैं, अबंडेंट, इवन इफ रिसोर्सेज फूड एंड स्पेस आर अबंडेंट, ठीक है। देयरफॉर, याद है एविंगडन टॉर्टोइज वाला एग्जांपल यहाँ पे आता है, ठीक। देयरफॉर कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज, जिसको आप मेजर करते हो आर में, ठीक, इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। तो भैया कंपटीशन को आप बेस्ट इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो एक स्पीशीज की फिटनेस होती है वो दूसरी स्पीशीज की प्रेजेंस में कम होती है, ठीक। बेसिकली कंपटीशन से आर जो है आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है, फिटनेस डिक्रीज होती है। इट इज रिलेटिवली इजी टू डेमोन्स्ट्रेट इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एज गॉज एंड अदर एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट डिड, ठीक। when resources are limited the competitively superior species will eventually eliminate। अगर आपके रिसोर्सेज लिमिटेड है तो जो आपकी सुपीरियर स्पीशीज है वो किसको एलिमिनेट कर देगी, वो एलिमिनेट कर देगी आपकी अदर स्पीशीज को, ठीक। बट एविडेंस फॉर सच कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन अकरिंग इन नेचर इज नॉट ऑलवेज कॉन्क्लूसिव। बट जो एविडेंस मिलते हैं ऐसे कॉम्पिटिशन एक्सक्लूजन के लिए नेचर में वो हमेशा कॉन्क्लूसिव नहीं होते। देखो आगे, स्ट्रॉन्ग एंड परसुएसिव सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस does exist however in some cases the Avingdon tortoise, देखो the Avingdon tortoise in Galapagos Island become extinct within a decade after goats were introduced on the island, apparently due to the greater browsing efficiency of the goats। तो आप क्या देखते हो कि भैया गैलापेगोस आइलैंड में एविंगडन टॉर्टोइज आराम से रहते थे, घास खाते थे, बट जैसे ही वहां पर गॉट्स को इंट्रोड्यूस करा गया तो 10 साल के अंदर, एक डिकेड के अंदर भैया वहां से गायब हो गए। क्यों, क्योंकि गॉट्स की ब्राउजिंग एफिशिएंसी भैया ज्यादा थी, जबकि रिसोर्सेज कैसे थे भैया, अनलिमिटेड थे। फिर भी उसकी एफिशिएंसी को देख के, उसकी जो एफिशिएंसी थी उसकी वजह से जो इसकी एफिशिएंसी थी खाने की वो आपकी टॉर्टोइज की कम हो गई, उसकी इनहिबिटरी प्रेजेंस की वजह से। इसी को तो हम कहते हैं इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन। याद आ गया एग्जाम्पल। Another evidence for the occurrence of competition in nature comes from what is called competitive release, a species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of competitively superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is
एक्सपेरिमेंटली रिमूव। तो आप क्या देखते हो कॉम्पिटिटिव रिलीज में, आप जानते हो किसी भी हैबिटेट में आप जाओगे तो एक होती है सुपीरियर स्पीशीज, एक होती है इंफीरियर स्पीशीज। जब तक सुपीरियर स्पीशीज मौजूद है वो इंफीरियर को क्या नहीं करने देगी, ग्रो नहीं करने देगी, ठीक है। बट अगर आप सुपीरियर स्पीशीज को हटा दो तो इंफीरियर जो है ड्रामेटिकली जो है क्या कर जाएगी, ग्रो कर जाएगी। इसी को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। आगे देखो, कनल्स एलिगेंट field experiment showed that on the rocky sea coast of Scotland, the larger and competitively superior barnacles, जिसको आप कहते हो बैलेनस, इन्होंने डोमिनेट करते थे किसको, इंटरटाइडल एरिया को, एंड एक्सक्लूड्स द स्मॉलर बार्नेकल जो कि थी कैथामेलस फ्रॉम द जोन। तो आपको पता है कनेल्स ने एक एक्सपेरिमेंट में बताया अपने कॉम्पिटिशन को, क्या बताया उन्होंने, बताया कि जो आपका रॉकी कोस्ट है कहाँ पर, स्कॉटलैंड का, वहां पर जो है आपकी बार्निकल की दो आपको जो है देखने को मिलती है स्पीशी, यानी कि एक सुपीरियर है एक इंफीरियर है। सुपीरियर है बैलेनस और इंफीरियर है कैथाम्यूलस। तो भैया जो उस इंटरटाइडल जोन है उसको पता है कौन डोमिनेट करता है, बैलेनस डोमिनेट करती है। क्यों? क्योंकि वो सुपीरियर है, ठीक। और कैथाम्यूलस को क्या कर देती है, वहां से एक्सक्लूड कर देती है। इन जनरल हर्बीवोर्स एंड प्लांट्स अपीयर टू बी मोर एडवर्सली इफेक्टेड बाय कंपटीशन देन कार्निवोर्स। तो भैया अगर कंपटीशन होता है तो उससे सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं हर्बीवोर्स और प्लांट। और इतना जो है कंपटीशन का इफेक्ट कार्निवोर्स पर नहीं पड़ता, क्योंकि कार्निवोर्स जो है हाई ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं और हर्बीवोर्स और प्लांट आपके लोअर ट्रॉफिक लेवल पर आपके आते हैं। कार्निवोर्स के पास बहुत सारे ऑप्शन है खाने के लिए, हर्बीवोर्स के पास नहीं है, ठीक। आगे देखो, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज competing for the same resource cannot coexist indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated eventually। आज आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा एनसीईआरटी तेज पढ़ा रहा हूं, बट यकीन मानो मैं सारे पॉइंट कवर कर चुका हूं, ठीक है, आपको बस सुनना है। तो भैया गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज किसी सेम रिसोर्स के लिए जो है क्या कर रही है, कंपीट कर रही हैं, तो वो हमेशा के लिए साथ साथ नहीं रह सकती। किसको जो है गायब होना होगा, किसको मरना होगा, जो आपकी कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर है, ठीक, वो जो है आपकी एलिमिनेट हो जाएगी। दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग। ये पता है कंडीशन अप्लाई, ये ट्रू ही तब होता है रिसोर्सेज कितने होते हैं, लिमिटिंग होते हैं। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो इनमें कंपटीशन नहीं होगा, और कंपटीशन नहीं होगा तो भैया ये क्या कर जाएंगी, को एग्जिस्ट कर जाएंगी, ठीक। बट नॉट अदरवाइज, वरना ये नहीं होता। तो कंडीशन लगा दी भैया, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपका तब है जब आपके रिसोर्सेज लिमिटिंग हो, ठीक। मोर रिसेंट स्टडीज डू नॉट सपोर्ट सच ग्रॉस जनरलाइजेशन अबाउट कंपटीशन। जो रिसेंट स्टडीज हुई हैं वो यार इस तरह के जो कंपटीशन को लेके ग्रॉस जनरलाइजेशन से उन पर बिलीव नहीं करती, उनको सपोर्ट नहीं करती। वाइल दे डू नॉट रूल आउट द अकरेंस ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इन नेचर। पर इसके साथ साथ ये भी बात को जो है नकारती नहीं कि भी इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन नहीं है नेचर में। दे पॉइंट आउट दैट स्पीशीज फेसिंग कंपटीशन माइट इवॉल्व मैकेनिज्म। ये क्या कहती हैं, ये पॉइंट आउट करते हैं कि भैया जो स्पीशीज आपका कंपटीशन फेस कर रही है वो ऐसे मैकेनिज्म्स को क्या करेंगे भैया, इवॉल्व करेंगी, जो कि प्रमोट करेंगे किसको, को एग्जिस्टेंस को, रादर देन एक्सक्लूजन। कि भैया दोनों साथ साथ रह रहे हैं, इसको जो है क्या करेंगी, वो प्रमोट करेंगी, यानी कि को एग्जिस्टेंस को प्रमोट करेंगी किसके कंपैरिजन में, इन एक्सक्लूजन के। एक्सक्लूजन में क्या है, एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल ये कहता है सुपीरियर रहेगा, इंफीरियर को जाना होगा, जबकि को एग्जिस्टेंस कहता है कि सुपीरियर भी रहेगी इंफीरियर भी रहेगी, ठीक। कैसे होगा ये होगा रिसोर्स पार्टीशनिंग से, ठीक है। देखो आगे क्या लिखते हैं एनसीईआरटी, वन सच मैकेनिज्म इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। उनमें से एक मैकेनिज्म है रिसोर्स पार्टीशनिंग। क्या होता है रिसोर्स पार्टीशनिंग, देखो, इफ टू स्पीशीज compete फॉर द सेम रिसोर्स, अगर दो स्पीशीज सेम रिसोर्स के लिए compete करती हैं, दे कुड अवॉइड कंपटीशन बाय चूजिंग। वो जो है कंपटीशन को अवॉइड कर सकते हैं, क्या चूज करके, फॉर इंस्टांस डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग, या वो जो है समय जो है अलग अलग कर लें, यानी कि जो है वो यूं कहते कि यार सुबह तू आके जो है फीडिंग कर ले, शाम को मैं आके फीडिंग कर लूंगा। तो इस तरीके से कंपटीशन को अवॉइड करा जा सकता है। और डिफरेंट फोरेजिंग पैटर्न, और फोरेजिंग का पैटर्न दोनों अलग अलग कर लें तो भी जो है क्या कर जाएंगी, को एग्जिस्ट कर जाएंगी, ठीक। मैक आर्थर शोड that 5 closely related species of warblers living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to behavioral differences in their foraging activities। तो मैक आर्थर ने क्या बताया कि भैया सेम ट्री के ऊपर 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज किसकी, बार्बलर की। बार्बलर क्या है, आपकी बर्ड है।
तो भैया 5 स्पीशीज हैं और वो सारी की सारी क्या कर रही है, को एग्जिस्ट कर रही हैं, वो कंपटीशन नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि उनकी जो फोरेजिंग एक्टिविटी का बिहेवियर है उन सबका जो है अलग अलग है। तो इससे ये एविडेंस मिलता है नेचर में भैया को एग्जिस्टेंस भी देखा जाता है, हमेशा कंपटीशन होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक, क्या आपको समझ में आ गया? बताओ हाँ या ना। इसके बाद आता है बच्चा आपका पैरासिटिज्म। अब जरा देखो, कंसीडरिंग दैट पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ इंश्योर्स फ्री लॉजिंग एंड मील्स। तो मैंने कहा था ना भैया, पैरासिटिज्म क्या इंश्योर करता है भैया? फ्री लॉजिंग एंड मील्स। लॉजिंग मतलब बेटा आपका शेल्टर, मील्स मतलब खाना। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट पैरासिटिज्म has evolved in so many taxonomic groups from plant to higher vertebrates। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपके जो है कई सारे टेक्सोनोमिक ग्रुप्स में आपको पैरासिटिज्म देखने को मिलता है, प्लांट से लेके हायर वर्टिब्रेट्स तक। ठीक, मैनी पैरासाइट्स हैव इवॉल्व टू बी होस्ट स्पेसिफिक। काफी सारे पैरासाइट्स हैं जो हम आपके क्या है, होस्ट स्पेसिफिक हैं, यानी कि दे कैन पैरासिटाइज ओनली अ सिंगल स्पीशीज ऑफ होस्ट। यानी कि ये जो है पैरासिटाइज इसको कर सकते हैं सिर्फ सिंगल स्पीशीज ऑफ होस्ट को। ठीक, यानी कि होस्ट स्पेसिफिक है, एक ही होस्ट होगा उनका। इन सच अ वे दैट बोथ होस्ट एंड पैरासाइट टेंड टू को इवॉल्व। इससे जो है आपको क्या देखने को मिलता है कि भी आप होस्ट और पैरासाइट जो है वो क्या करेंगे, दोनों को इवॉल्व करेंगे। दैट इज इफ द होस्ट इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म फॉर रिजेक्टिंग और रेजिस्टिंग द पैरासाइट। अगर होस्ट ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप कर लेता है जिससे वो रिजेक्ट कर दे या रेजिस्ट कर दे पैरासाइट को, तो पैरासाइट क्या करेगा? द पैरासाइट हैज टू इवॉल्व mechanism to counteract and neutralize them in order to be successful with the same host species। यानी कि उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है बच्चा उस पैरासाइट को भी एक ऐसा मैकेनिज्म आपका इवॉल्व करना पड़ेगा जिससे कि वो जो है उसको काउंटरैक्ट कर सके, न्यूट्रलाइज कर दे और उसी होस्ट में वो जो है रह सके। तो देख रहे हो, जो एक होस्ट स्पेसिफिक आपका पैरासाइट होता है वो क्या शो करता है, वो शो करता है आपका को इवोल्यूशन। यानी कि होस्ट भी अगर इवॉल्व करेगा तो पैरासाइट भी इवॉल्व करेगा जिससे कि वो उसी के अंदर रह सके। ठीक, समझ में आ गया आपको? ये लाइन भी आप याद रखोगे, मैंने वैसे नोट्स में लिखवा दिया। ठीक, देखो, इन अकॉर्डेंस विद देयर लाइफस्टाइल्स पैरासाइट इवॉल्व्ड स्पेशल एडेप्टेशंस। तो कुछ स्पेशल एडेप्टेशंस देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी? लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन। भैया अननेसेसरी सेंस ऑर्गन नहीं देखने को मिलेंगे, प्रेजेंस मिलेगी किसकी? एडेसिव ऑर्गन्स की, या फिर जिनको आप कह सकते हो सकर्स, जिससे कि वो होस्ट से चुपके रह सकें। लॉस देखने को मिलेगा किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम का। और हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी देखने को मिलेगी। द लाइफ साइकिल्स ऑफ पैरासाइट्स आर ऑफन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग वन और टू इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर्स टू फैसिलिटेट पैरासिटाइजेशन ऑफ इट्स प्राइमरी होस्ट। तो भैया जो लाइफ साइकिल होती है पैरासाइट की वो कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स होती है, जिसके अंदर आपको एक और दो इंटरमीडिएट होस्ट या फिर वेक्टर देखने को मिलते हैं जिससे कि जो है पैरासिटिज्म शो कर सके। ठीक, द ह्यूमन लिवर फ्लूक, जैसे कि ह्यूमन लिवर फ्लूक को देखो जो कि क्या है आपकी ट्रेमेटोड पैरासाइट है। डिपेंड ऑन टू इंटरमीडिएट होस्ट, अ स्नेल एंड फिश, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। द मलेरियल पैरासाइट नीड्स अ वेक्टर मॉस्किटो टू स्प्रेड टू अदर होस्ट। तो देखा, मलेरियल जो आपका मलेरिया का बच्चा पैरासाइट है उसको जो है मॉस्किटो की जरूरत है जिससे कि वो अदर होस्ट तक पहुंच सके। ठीक, जो कि इसके लिए वेक्टर का काम करता है। मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट हार्म द होस्ट, दे में रिड्यूस। जो मेजॉरिटी पैरासाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं? होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, रिड्यूस करते हैं उसका सर्वाइवल, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन किसकी? होस्ट की। और इसके साथ साथ उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी को भी कम करते हैं। दे माइट रेंडर द होस्ट टू मोस्ट वल्नरेबल टू प्रेडेशन बाय मेकिंग इट फिजिकली वीक। इसको फिजिकली वीक कर देते हैं जिससे कि ये जो है बच्चा क्या हो जाता है? प्रेडेशन इसका इजीली हो जाता है। रेंडर का मतलब होता है छोड़ देना, ये उसको इतनी गंदी हालत में छोड़ते हैं कि इसका प्रेडेशन बहुत आसान हो जाता है। रेंडर का मतलब होता है छोड़ देना। ठीक, आगे देखो, डू यू बिलीव दैट एन आइडियल पैरासाइट शुड बी एबल टू थ्राइव विद इन द होस्ट विदाउट हार्मिंग इट? देन व्हाई डिड नॉट नेचुरल सिलेक्शन लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ सच टोटली हार्मलेस पैरासाइट? वही क्वेश्चन है जो मैंने आपसे को करवाया, मैंने उल्टा पूछा था। ये कह रहे हैं कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एक आइडियल पैरासाइट ऐसा होना चाहिए जो हमारे अंदर तो रहे, होस्ट के अंदर तो रहे, बट उसको नुकसान ना पहुंचाए, उससे जो उसे होस्ट से चाहिए वो उसको मिल जाए? तो ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों नेचर ने एक ऐसा ऐसा चुना कि जो आप, क्यों फिर नेचर ने जो है आपके नेचुरल सिलेक्शन ने क्यों नहीं चुना किसको? हार्मलेस पैरासाइट को। इसलिए नहीं चुना क्योंकि कभी भी इवोल्यूशन नहीं हो पाता।
इवोल्यूशन कराने के लिए जो है आपके नेचुरल सिलेक्शन में भैया इवोल्यूशन हो सके, इसलिए जो है आपका हार्मफुल पैरासाइट चुना, जिससे कि पैरासाइट और होस्ट दोनों ही इवॉल्व कर सकें। आगे देखो, पैरासाइट दैट फीड्स ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट। जो पैरासाइट भैया होस्ट ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल सरफेस पर प्रेजेंट होता है और वहीं से फीडिंग करता है, उसको हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट। द मोस्ट फैमिलियर एग्जांपल्स ऑफ दिस ग्रुप आर लाइस ऑन ह्यूमंस, ticks on dogs, many marine fishes are infested with the ectoparasitic copepods. Cuscuta, a parasitic plant that is commonly found growing on hedge plants, has lost its chlorophyll and leaves in course of evolution. तो भैया इसके क्या क्या एग्जांपल मिलते हैं? ह्यूमंस के ऊपर लाइस, जुए जो देखने को मिलते हैं, डॉग्स के ऊपर टिक्स, मरीन फिशेस के ऊपर कोपेपोड्स देखने को मिलते हैं। कस्क्यूटा एक पैरासिटिक प्लांट है जो कि हेजेस पर आपको ग्रो करता हुआ दिखता है, ठीक। इसने अपना क्लोरोफिल और लीव्स को जो है क्या कर दिया है, बिचा त्याग दिया है, क्योंकि इसको जो है न्यूट्रिशन कहां से मिल जाता है, होस्ट प्लांट से, ठीक, जिसको ये पैरासिटाइज करता है। द फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड अ पैरासाइट ऑल्दो इट नीड्स आवर ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन। कैन यू एक्सप्लेन इट व्हाई? तो भैया क्या ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो? अब अपने आप एक्सप्लेन कर देना, मैं नहीं कर रहा। आगे देखो, इन कॉन्ट्रास्ट एंडोपैरासाइट आर दोज दैट लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी एट डिफरेंट साइट। इसके कॉन्ट्रास्ट में आप क्या देखते हो, जो एंडोपैरासाइट होता है वो क्या करता है, वो आपके जो है होस्ट के अंदर रहता है, बॉडी में डिफरेंट साइट पे रहता है, जैसे किडनी, लिवर, लंग्स, रेड ब्लड सेल्स एक्सेट्रा। द लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपैरासाइट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। तो भैया जो एंडोपैरासाइट की लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, किसकी वजह से, एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन की वजह से। Their morphological and anatomical features are greatly simplified while emphasizing their reproductive potential. इनका जो मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल फीचर्स होते हैं भैया वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका सिर्फ एक ही पर्पज है, ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन करना, ठीक। इसके बाद आ जाता है बच्चा ब्रूड पैरासिटिज्म। देखो, ब्रूड पैरासिटिज्म इन बर्ड्स इज अ फैसिनेटिंग एग्जांपल ऑफ parasitism in which the parasitic bird in which parasitic bird lay its egg in the nest of its host। तो ये ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक जो पैरासिटिक बर्ड होती है जैसे कुकू, वो क्या करती है, अपने अंडे होस्ट में देती है, होस्ट के नेस्ट में देती है, घोंसले में देती है, ठीक। और होस्ट से कहती है अब तुम इसको इंक्यूबेट करो। जैसे कि कुकू के केस में होस्ट कौन है, आपका क्रो। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द एग्स ऑफ, जब ये इवोल्यूशन हो रहा था क्या हुआ, जो पैरासिटिक बर्ड के एग थे वो किस तरीके से इवॉल्व हुए, वो इस तरीके से इवॉल्व हुए कि उन्होंने रिजम्बलेंस, सिमिलरिटी शो करी किसके साथ, होस्ट के एग के साथ, साइज में और कलर में, जिससे कि वो जो है अपना रिड्यूस कर सके चांसेस ऑफ होस्ट बर्ड डिटैचिंग द फॉरेन एग्स एंड इजेक्टिंग देम फ्रॉम द नेस्ट, जिससे कि भैया होस्ट जो है वो उनको कहीं धक्के मार के अपने घोंसले से निकाल ना दे, ठीक। ट्राई टू फॉलो द मूवमेंट ऑफ, देखो कुकू और वो कोयल और वो क्रो वाली वो दे रखा है, ठीक है। आगे देखो, म्यूचुअलिज्म। अब आ जाता है बच्चा आपका म्यूचुअलिज्म, जो कि एनसीईआरटी आपकी अब आखिरी में चल रही है। देखो, दिस इंटरेक्शन कन्फर्स बेनिफिट्स ऑन बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज। तो भैया यहाँ पर जो है दोनों ही इंटरेक्टिंग स्पीशीज को फायदा मिलता है। लाइकेन्स प्रेजेंट एन इंटीमेट lichen represent an intimate mutualistic relationship between a fungus and photosynthetic algae और cyanobacteria। तो भैया लाइकेन क्या है, लाइकेन एक ऐसी एसोसिएशन है जो कि आपको फंगस और फोटोसिंथेसिंग एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया के बीच में देखने को मिलती है, ठीक। सिमिलरली द माइकोराइजी आर एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। माइकोराइजी में किसकी एसोसिएशन है, फंजाई की, और रूट्स किसकी, हायर प्लांट की। द फंजाई हेल्प द प्लांट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ essential nutrients from the soil while the plant in turn provide the fungi with the with energy yielding carbohydrate। तो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि फंजाई जो है बच्चा क्या कर रही है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को यानी वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है सॉइल से, और किसको देती है, आपके रूट्स ऑफ हायर प्लांट को देती है। बदले में प्लांट क्या देता है फंजाई को, फंजाई को देता है वो खाना, हाई दिख रहा है, एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट देता है, ठीक। आगे देखो, the most spectacular and evolutionary fascinating example of mutualism are found in plant animal relationships। तो देखो, जो मोस्ट स्पेक्टुलर और एवोल्यूशनरी जो आपके फैसिनेटिंग एग्जांपल होते हैं म्यूचुअलिज्म के, वो आपको देखने को मिलते हैं प्लांट और एनिमल के रिलेशनशिप में, ठीक है। देखो, प्लांट नीड द हेल्प ऑफ एनिमल्स फॉर पॉलिनेटिंग देयर फ्लावर्स एंड
डिस्पर्सिंग देयर सीड्स। तो भैया एक प्लांट को एनिमल की क्यों जरूरत है, जिससे कि वो उसके फ्लावर्स का पॉलिनेशन कर सके और उनके सीड्स को फैला सके, ठीक। एनिमल्स ऑब्वियसली हैव टू बी पेड फीस फॉर द सर्विस दैट प्लांट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। अब भैया प्लांट जो उनकी सर्विस का फायदा उठा रहा है, तो बदले में एनिमल्स क्या चाहेंगे, एनिमल चाहेंगे कि भैया उनको भी कुछ फीस मिले। तो एनिमल्स को बदले में क्या फीस चाहिए, प्लांट ऑफर रिवॉर्ड्स और फीस इन द फॉर्म ऑफ पोलेन और नेक्टर फॉर द पॉलिनेटर्स एंड जूसी न्यूट्रिशियस फ्रूट्स फॉर सीड डिस्पर्सर्स। तो बदले में भैया ये क्या प्रोवाइड करते हैं, जो फीस है ना, फीस फीस में पता है क्या प्रोवाइड करते हैं, प्लांट जो है वो प्रोवाइड करते हैं पोलेन, नेक्टर किसके लिए, पॉलिनेटर के लिए, और जूसी न्यूट्रिशियस फ्रूट्स किसके लिए, सीड डिस्पर्सर्स के लिए, ठीक। बट द म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम शुड आल्सो बी सेफ गार्डेड अगेंस्ट चीटर्स। और भैया ये जो आपका सिस्टम है, इसको हमें किससे बचाना होगा, चीटर्स से बचाना होगा। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स दैट ट्राई टू स्टील नेक्टर विदाउट एडिंग इन पॉलिनेशन। हमें जैसे कि किससे बचाना है, ऐसे एनिमल से जो भैया नेक्टर चुरा लेते हैं पर पॉलिनेशन में कोई भी मदद नहीं करते, यानी कि इनाम तो ले रहे हैं पर कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे, ठीक। नाउ यू कैन सी वाई, नाउ यू कैन सी वाई plant animal interactions often evolve co-evolution of the mutualist, that is the evolution of the flower and its pollinator species are tightly linked with one another in many species of fig। देखो अब एग्जांपल आ गया ना फिग का, फिग ट्रीज जो होते हैं देयर इज टाइट वन टू वन रिलेशनशिप विद द पॉलिनेटर स्पीशीज ऑफ वास्प। तो फिग की भैया एक जबरदस्त आपकी रिलेशनशिप देखने को मिलती है किसके साथ, वास्प के साथ। इट मीन्स जो कि फिगर में दे रखा है, मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये दिख रहा है आपको, ऑर्किड फ्लावर दिख रहा है, देखो, और यहाँ पर बी दिख रही है आपको। ओ नहीं नहीं नहीं, अरे यार ये तो दूसरा फिगर है, मैं वही तो कह रहा है यार, ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये दिख रहा है आपको, देखो ए वाले फिगर को देखो, फिग फ्लावर क्या कर रहा है, एक फिग जो फ्लावर है उसको पॉलिनेट कर रहा है कौन, आपका वास्प, दिख रहा है ये वास्प, देखो। और दूसरे फिगर में आपको क्या दिख रहा है, वास्प जो है अपने अंडे दे रहा है किसमें, फिग के फ्रूट में। आपको समझ में आ गया किस तरीके से ये जो है एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, हाँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी तो मैंने यार लिखवा दी है ये सारी रामायण। देखो इट मीन्स दैट अ गिवन फिग स्पीशीज कैन बी पॉलिनेटेड बाय ओनली इट्स पार्टनर वास्प स्पीशीज एंड नो अदर स्पीशीज। यानी कि इससे आपको ये समझ में आया कि जो फिग स्पीशीज है उसको सिर्फ एक ही उसका पार्टनर है वास्प जो उसको पॉलिनेट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। द फीमेल वास्प यूजेस द फ्रूट नॉट ओनली एज ओवी पोजिशन यानी कि एग लेइंग साइट बट यूजेस द डेवलपिंग सीड्स विद इन द फ्रूट फॉर नरिशिंग। यानी जो फीमेल वास्प होती है वो सिर्फ और सिर्फ इसको ओवी पोजीशन के लिए यूज नहीं करती, यानी कि एग लेइंग साइट की तरह ही यूज नहीं करती। इसको जो है बच्चा क्या करती है, जब उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करनी होती है अपने लार्वा को, तो उसके लिए जो नरिशमेंट है वो कहाँ से मिलेगी, जो सीड्स आपके प्रेजेंट होते हैं फ्रूट के अंदर उनसे जो है क्या करती है, ये नरिशमेंट लेती है, ठीक। द वास्प पॉलिनेट्स द फिग इन फ्लोरोसेंस व्हाइल सर्चिंग फॉर सूटेबल एग लेइंग साइट्स। और बदले में वास्प क्या दे रहा है इसको, वास्प जो है अपने जो फिग का इन्फ्लोरोसेंस होता है उसके अंदर जब वो आपके एग लेइंग साइट ढूंढता है तो तब वो क्या कर देता है उसके रिटर्न में, इन रिटर्न फॉर द फेवर ऑफ पॉलिनेशन द फिग ऑफर्स द वास्प सम ऑफ इट्स डेवलपिंग सीड्स एज फूड फॉर द डेवलपिंग वास्प लार्वा। ठीक, आपको समझ में आ गया। तो इन शॉर्ट आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि भैया जो आपका फिग और वास्प का रिलेशनशिप है वो ऐसा है कि भैया फिग को कराना है पॉलिनेशन, कौन करके देगा, वास्प, और वास्प को बदले में मिलेगा एग, एग रखने के लिए जगह, और उन एग में से जब लार्वा निकलेगा तो उसके लिए उसको चाहिए नरिशमेंट जो कि उसको मिलेगा उसके सीड से। ठीक, आपको समझ में आ गया, क्योंकि फ्रूट के अंदर ही तो दे रहा है अपने अंडे, दिख रहे हैं आपको वहां पर। ऑर्किड्स शो अ विल्डरिंग डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न्स मैनी ऑफ विच have evolved to attract the right pollinator insect bees and bumblebees and ensure guaranteed pollination by it, जो कि आपको फिगर में दे रखा है। नॉट ऑल ऑर्किड्स ऑफर रिवॉर्ड, सारे ऑर्किड्स भी रिवॉर्ड ऑफर नहीं करते हैं। द मेडिटेरियन ऑर्किड जिसका नाम है ऑफरिस, वो क्या करता है, ऑफरिस एम्प्लॉय सेक्सुअल डिसीट टू गेट पॉलिनेशन डन बाय स्पीशीज ऑफ बी। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है सेक्सुअल डिसीट, मूर्ख बनाता है। ठीक, one petal of its flower bear an uncanny resemblance to the female bee in size, color and markings। जो भैया फ्लावर का एक पेटल होता है इसका,
वो क्या करता है, वो बिल्कुल सेम हो जाता है किसकी तरह, फीमेल बी की तरह, साइज में, कलर में और मार्किंग में। द मेल बी इज अट्रैक्टेड टू वॉट इट परसीव्स एज अ फीमेल, उसको जो है मेल बी अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ, उसको मानता है फीमेल बी की तरह, और उसके साथ क्या करता है, स्यूडो कॉपुलेट विद द फ्लावर एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इज डस्टेड विद द पोलन फ्रॉम द फ्लावर। और इसी चक्कर में भैया जो पोलन होता है वो क्या होता है, पोलन ग्रेन उससे चिपक जाता है। व्हेन दिस सेम बी स्यूडो कॉपुलेट्स विद अनदर फ्लावर, जब यही सेम मेल भी स्यूडो कॉपुलेट करती है दूसरे फ्लावर के साथ, तो ये क्या करती है, इट ट्रांसफर पोलन टू इट, तो वो पोलन ट्रांसफर कर देती है और पॉलिनेट कर देती है फ्लावर को। हियर यू कैन सी हाउ को एवोल्यूशन ऑपरेट्स, और यहाँ पर आप देख सकते हो को एवोल्यूशन किस तरीके से ऑपरेट करता है। इफ द फीमेल बी कलर पैटर्न चेंजेस इवन स्लाइटली फॉर एनी रीजन ड्यूरिंग इवोल्यूशन, अगर इवोल्यूशन के दौरान फीमेल बी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी कलर में पैटर्न में चेंज होता है, तो भैया पॉलिनेशन सक्सेस विल बी रिड्यूस्ड, पॉलिनेशन सक्सेस रिड्यूस हो जाएगी। अनलेस, कब नहीं होगी, जब ऑर्किड फ्लावर भी को इवॉल्व कर जाए, जिससे कि वो अपनी जो रिजेम्बलेंस है उसको मेंटेन रखे, किसके साथ, पेटल के साथ, टू द फीमेल बी, उसका जो मतलब ऑर्किड का जो पेटल है उसकी जो रिजेम्बलेंस है वो फीमेल बी के साथ रखे, ठीक। तो मुझे पता है मैंने थोड़ा तेजी से जिसको जो है बच्चा आपको एनसीईआरटी पढ़ाई है, बट यार जो मैंने नोट्स में करा दिया ना वही है, आप भी पढ़ोगे तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ बच्चों आपसे अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलता हूँ अगले लेक्चर में, ठीक, चलो अब इकोसिस्टम चालू करेंगे, ठीक, जल्दी लेक्चर आपको मिलेगा।